सो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट और आशा करता हूं कि आप सभी का काफी अच्छा होगा एंड आप लोग कंटिन्यू प्रिपरेशन कर रहे होंगे अपने एग्जाम को टारगेट करते हुए। अपने सपने को अचीव करने के लिए आप लोग रेगुलर बेसिस पे मेहनत कर रहे होंगे अपने हेल्थ को ध्यान में रखते हुए, बिकॉज हेल्थ इज वेल्थ। हेल्थ को अगर आप ध्यान रख रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, बिकॉज हेल्थ अगर खराब होगा तो कहीं ना कहीं आपका एग्जाम जो है ना, जो आने वाले सामने एग्जाम आपका है वो कहीं ना कहीं डैमेज हो जाता है, आपका सप्ताह भर बर्बाद हो जाता है। इसलिए हेल्थ का ध्यान में रखते हुए आपको रेगुलर बेसिस पे पढ़ाई करना है और जो चीज आप पढ़ लिए हो उसको रिवीजन भी करना है। तो तीन चीज का ध्यान रखना है, हेल्थ का ध्यान रखना है, रेगुलर पढ़ना है और आप रिवीजन भी करते हुए चलना है। सो वेलकम बैक एवरीवन। अभी हम लोग बात करें क्या, रेलवे जूनियर इंजीनियर का स्पेशल एक सीरीज चल रहा है जिसमें हम लोग लास्ट 20 ईयर रेलवे में जितने भी टेक्निकल एग्जाम हुआ है सभी का क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन के साथ साथ प्रॉपर हम लोग एक्सप्लेनेशन भी करते हैं। और फिलहाल अभी हम लोग का चल रहा है एक हाईली वेटेड सब्जेक्ट प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, और प्रोडक्शन में भी बात कर रहे हैं हम लोग मेट्रोलॉजी के बारे में, जो कि एक हाईली वेटेड सब्जेक्ट हो जाता है। केवल आपका मेट्रोलॉजी से 10 नंबर के आसपास हर शिफ्ट में पूछा जाता है, प्रोडक्शन से तो 40 प्लस के आसपास पूछा जाता है। 36, 37, 38, 39, 40 इस तरह पूछा जाता है प्रोडक्शन से। मेट्रोलॉजी से केवल 10 नंबर है ना। सो चलिए आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और ये अगर मैं बात करता हूं मेट्रोलॉजी का तो ये हो जाएगा मेरा 5th सेशन, 5वां ये सेशन मेरा हो जाएगा मेट्रोलॉजी का, 5th सेशन हो जाएगा, राइट। एंड अभी तक अगर मैं बात करता हूं, ये रहा मेरा ऑफिशियल सिलेबस जिसके अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ते हुए जा रहे हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं, मैंने टॉपिक आपको बताया था कि लीनियर मेजरमेंट जो है ये हम लोग का पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोग एंगुलर मेजरमेंट को भी कंप्लीट कर चुके हैं। सो आपका लीनियर मेजरमेंट में सब कुछ कंप्लीट हो चुका है, एंगुलर मेजरमेंट भी सब कुछ कंप्लीट हो चुका। कई सारा चीज आपका सिलेबस में मेंशन नहीं है लेकिन वो पूछा जाता क्वेश्चन, वो भी मैं आप लोगों को करवा दिया हूं। आज क्या बात करने वाले हैं, आज का हमारा एक टॉपिक न्यू रहने वाला, वो आप लोग का रहेगा कंपेरेटर्स, है ना। कंपेरेटर के बारे में डिस्कस करेंगे जिसमें 4 तरह का कंपेरेटर के बारे में आपको पढ़ना है। एक हो जाता है मैकेनिकल, फिर इलेक्ट्रिकल, ऑप्टिकल और न्यूमेटिक। कुछ और टाइप का भी होता है लेकिन 4 तरह का आपको सिलेबस में दिया गया है, इन सब के बारे में देखेंगे। इसके अलावा अगर कोई और भी कंपेरेटर है जो सिलेबस में नहीं है लेकिन क्वेश्चन पूछा जाता है, उसके भी बारे में डिस्कस करेंगे, बिकॉज हम लोग सारे टेक्निकल क्वेश्चन देख रहे हैं लास्ट 20 ईयर का रेलवे में जो पूछा गया है। तो चलिए हम लोग कंपेरेटर का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, राइट। एंड क्वेश्चन नंबर हम लोग देख चुके थे ऑलमोस्ट 80 के आसपास तक, तो हम लोग डायरेक्ट वहां चलेंगे। यस, तो 83 तक हम हो चुका था, 84 से स्टार्ट करेंगे। बार बार ये सभी चीज मत पूछो सुमित, मैं बोल दिया हूं आप लोग का पॉसिबिलिटी सब बोल दिया हूं, ठीक है। चलिए सो आज हम लोग क्या देखेंगे, कंपैरेटर से रिलेटेड सारे क्वेश्चन देखेंगे जो लास्ट 20 ईयर के रेलवे में पूछा गया। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। कहा गया विच कंपैरेटर इज जनरली यूज्ड टू मेजर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्पिंडल। स्पिंडल का अगर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट मतलब स्पिंडल आपका आगे पीछे हो रहा है, उसको अगर मेजरमेंट करना, छोटा से छोटा आप डिस्प्लेसमेंट को मेजर करना चाहते हो तो आप किस तरह के कंपैरेटर का यूज करते हो? ऑप्टिकल का, रीड टाइप, सिग्मा या इलेक्ट्रिकल, किसका यूज करते हो? ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर। व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन? Yes, the correct answer for this particular question will be your B number, reed type comparator. reed type comparator स्पेशली यूज किया जाता है for the small displacement of spindle. स्पिंडल का थोड़ा सा भी डिस्प्लेसमेंट अगर होता है ना, किसी तरह का डिस्प्लेसमेंट आप ले लो, अगर आप जहां मेजरिंग करते हो, खासकर जैसे मान लो डायल इंडिकेटर है, वहां पे हम लोग को स्पिंडल देखने को मिलता है, ठीक है। इसके अलावा जैसे मान लो माइक्रोमीटर है, आउटसाइड माइक्रोमीटर या फिर इनसाइड माइक्रोमीटर, वहां भी आपका स्पिंडल था, याद होगा ना, फ्रेम था, स्पिंडल था, एनविल था। तो स्पिंडल में थोड़ा सा भी आगे पीछे अगर हो रहा हो, उस डिस्प्लेसमेंट को आप मेजर करना चाहते हो तो आप रीड टाइप कंपैरेटर का यूज करते हो। ये एक तरह का कंपैरेटर होता है जो कि स्मॉल डिस्प्लेसमेंट को मेजर करता है, राइट। अच्छा, ये कौन सा है? अगर कोई पूछे कि रीड टाइप जो कंपैरेटर है ये किस कंपैरेटर में आ जाता है, ऑप्टिकल में आएगा, मैकेनिकल में आएगा, न्यूमेटिक में आएगा, इलेक्ट्रिकल में आएगा, तो ध्यान रखना रीड टाइप जो कंपैरेटर होता है ये मेरा एक तरह का मैकेनिकल कंपैरेटर होता है, मैकेनिकल कंपैरेटर होता है। अच्छा, इसके अलावा और एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन कहा गया है, बाय दिस कंपैरेटर वी कैन मेजर अप टू 0.002 mm पर स्केल डिवीजन विद एक्यूरेसी। समझ लो, यानी कि 101 mm का 0.02 भाग mm भी ये बहुत एक्यूरेसी के साथ मेजर कर सकता है। तो बहुत ज्यादा एक्यूरेसी ये आप लोग को देता है, बहुत ज्यादा एक्यूरेसी देता है। समझ गए मेरी बात कि नहीं? अच्छा,
बाकी यहां पे देखो दिया गया है कि इन दिस टाइप ऑफ मैकेनिकल कंपैरेटर यूज फॉर मैग्नीफाइंग द स्मॉल मोशन ऑफ द स्पिंडल। बात एक ही है, चाहे आपको बोलेगा कि स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्पिंडल, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना, या फिर आपको दूसरे टर्म में बोलेगा कि स्मॉल मोशन ऑफ स्पिंडल, बात एक ही कर रहा है ना। वेयर द एम्प्लीफिकेशन ऑब्टेन इज लेस देन इनटू द 100, वही बात कराएगा ना 0.002, यानी 100 का 2 भाग तक ये बहुत मेजर करेगा। 1 mm का 100 भाग डिवाइड करोगे उसका 2 भाग तक आपको मेजर ये कर सकता है, इसलिए 0.002 mm तक मेजरमेंट देता है। तो ये ध्यान रखना, एक तरह का ये लिस्ट काउंट आपका हो गया। क्लियर? अच्छा, इसका कुछ पॉइंट अगर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता देता हूं। एक तो होता है इसका पॉइंटर, एक पाया जाता है, ये ध्यान रखना, एक पॉइंटर होता है, इसी से ऊपर में स्केलिंग रहता है, वो मेजर करता कितना आपका डिस्प्लेसमेंट हुआ। नीचे देखो, नीचे आपका प्लंजर नजर आ रहा है, ये आपका प्लंजर है, ये देखो यहां पे मेंशन है प्लंजर, और ये प्लंजर के जस्ट नीचे होता है कॉन्टेक्ट पॉइंट जो वर्कपीस में जाके टच करता है। ये वर्कपीस है, वर्कपीस को एक पॉइंट टच करेगा, और पॉइंट जैसे ऊपर नीचे होगा, पॉइंटर मेरा फ्लक्चुएट करता है, लेफ्ट राइट होता है, जिसकी वजह से हम लोग देखते हैं कितना फ्लक्चुएशन देखने को मिला मेरा स्पिंडल में, उससे पता चलता है सरफेस मेरा कितना इनरेगुलरिटी है, इनरेगुलर सरफेस आपका है। समझ गए? इसके अलावा एक मूवेबल ब्लॉक होता है जो ऊपर नीचे जाता है, ठीक है, मूवेबल ब्लॉक होता है। और इसके अलावा यहां पे बस ये इंपॉर्टेंट है, ज्यादा कुछ नहीं है ना। हॉरिजॉन्टल एक रीड होता है और एक फिक्स ब्लॉक होता है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो इंपॉर्टेंट था पॉइंटर, प्लंजर, कॉन्टेक्ट पॉइंट, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे कुछ बात हम लोग और करेंगे। सो जैसे जैसे चीजें आप लोग का आएगा मैं यहाँ पे एड ऑन करते हुए चलूंगा, और उन सभी चीजों पे आप लोग को ध्यान देते रहना। चलिए अब यहाँ पे बात कराएंगे किसके बारे में, जॉनसन मैक्रोकेटर के बारे में। इसको क्या पढ़ते हैं? मैक्रोकेटर। मैक्रोकेटर, जोहानसन मैक्रोकेटर इज अ टाइप ऑफ, जोहानसन मैक्रोकेटर किस तरह का एक कंपैरेटर होता है? ये भी कंपैरेटर होता है। क्या ये मैकेनिकल है ना? क्या ये मैकेनिकल ऑप्टिकल है? क्या ये ऑप्टिकल कंपैरेटर है या फिर इलेक्ट्रॉनिक है? व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन? ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। आ गए आजकल कुछ स्पैम जो है ना, आजकल आपको पता बहुत सारे ऐसे टीम के हैं जहां जहां मैं पढ़ाता हूं, सब जल रहे हैं ना, तो उनके वजह से सब कई बार आप लोग को नहीं सब चीज़ पता चलता है। बहुत कोई जो है ना मेरे को कॉपीराइट स्ट्राइक मारा है वीडियोस में, कई सारे में, मतलब वो डायरेक्टली बोले हैं कि आपको या तो हमारे साथ जुड़ के काम करो, या फिर आप अगर डिस्टर्ब कर रहे हो ना इस फील्ड को तो आपको चैनल ही उड़ा देंगे। क्योंकि मेरा एक बहुत बड़ा पहले चैनल था, जो बच्चे बहुत टाइम से मुझे फॉलो करते हैं ना, 13-14 से फॉलो कर रहे हैं, 2013-14 से, उनको पता होगा उस समय में बहुत बड़ा पंगा हुआ था बहुत बड़े जाइंट के साथ। बाद में मैं वहाँ पे काम भी किया हूँ, बहुत बड़ा, मतलब उस टाइम का सबसे बड़ा, तो उनसे मेरा हुआ था, जिसके वजह से वो जो है ना वो पूरी तरह से, है ना, नहीं कोई बात नहीं डियर, इट्स ओके, मुझे पता है कि ये कौन लोग है ना, आप वो नाम से मुझे पता चल गया, वो नाम से मुझे पता चल गया, है ना। मैं आपको बोल रहा हूँ ना उन सभी चीज़, अब देखो इन सब चीज़ के बारे में, जैसे कि उस समय पे उनका बहुत बड़ा नाम था। अब यहाँ पे याद करो, मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ या फिर ये हेल्प कर देता हूँ, जहाँ पे मैं पढ़ा भी चुका हूँ, फन एकेडमी, आप समझ गए होंगे क्या नाम मैं बोल रहा हूँ। तो मेरा चैनल ही उड़ा दिए थे पूरी तरह से। इस तरह से कई बार होता है, जब भी आप किसी भी एक फील्ड में जाते हो ना, आप अच्छा करते हो, है ना, आप देखो जितना सपोर्ट यहाँ पे मिला हम लोग का, है ना, उतना देखो ये कई जगह से यहाँ पे आ रहे हैं, है ना। क्या तो ये सभी चीज होता है। ओके चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, पढ़ाई में फोकस करते हैं, इन सभी चीजों में नहीं। जो आंसर मैक्रोकेटर इज अ टाइप ऑफ, तो ये एक तरह का मेरा होता है मैकेनिकल कंपैरेटर। क्या होता है? एक मेरा मैकेनिकल कंपैरेटर हो जाता है। इसके बारे में कुछ चीजें मैं आपको बता देता हूं, है ना, एक कुछ चीजें मैं आपको बता देता हूं। देखो सबसे पहली बात कि ये तो मेरा एक मैकेनिकल कंपैरेटर होता है, पहला ये। दूसरा अगर मैं बात करता हूं, मैग्निफिकेशन इन द मेजरमेंट इज ऑब्टेन बाय द प्रिंसिपल ऑफ हेलिकल एंड ट्विस्टेड स्ट्रिप। ये बहुत पूछा जाता है कि बताइए जो आंसर मैक्रोकेटर में जो मेरा एक मैकेनिकल कंपैरेटर होता है, इसमें मेरा किस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ये चलता है, इसमें कौन सा प्रिंसिपल का यूज किया जाता है? तो याद रखना हेलिकल और ट्विस्टेड स्ट्रिप,
ट्विस्टेड स्ट्रिप, है ना, ट्विस्टेड स्ट्रिप का यूज यहां पे करा जाता है। इसके अलावा अगर बात करा जाए यहां पे कि इसमें जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं उस इंस्ट्रूमेंट का अगर नाम बोल दे तो आपको याद रखना है इसमें जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो मेरा होता है अब्राहम। बेसिकली ये पूरा नाम ही है अब्राहमसन जहानसन, तो इंस्ट्रूमेंट का नाम अब्राहम मूवमेंट यहां पे दिया गया है, ठीक है। मूवमेंट इन दिस इंस्ट्रूमेंट इज अब्राहमसन मूवमेंट, ठीक है, यानी इसके जो मूवमेंट होता है वो मेरा अब्राहमसन मूवमेंट कहा जाता है, इंस्ट्रूमेंट जो यूज किया जाता है मूवमेंट में उसको अब्राहमसन कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा इसको डेवलप किसके द्वारा करा गया वो देखो, देख सकते हो, इसी के लिए नाम पड़ा है, डेवलप करा गया CF जोहानसन के द्वारा, इसी वजह से जोहानसन मैक्रोकेटर कंपैरेटर नाम पड़ा है इसका, राइट। इसी वजह से इसका दूसरा नाम और एक है क्या, मेरा अब्राहमसन कंपैरेटर, है ना। क्यों, क्योंकि पूरा नाम ही आप एक तरह से बोल सकते हो दोनों का योगदान रहा है, ठीक है। तो जोहानसन कंपैरेटर भी बोल सकते हो या फिर इसको जोहानसन मैक्रोकेटर भी बोल सकते हो, है ना, समझ गए। तो ये कुछ चीजें हैं जो आप लोग को ध्यान रखना। अरे मैं इन सभी चीजों में ज्यादा ध्यान नहीं देता डियर, बिल्कुल आप टेंशन ना लो, बहुत सारा चीज होता, कभी मैं आपको इस सब चीज को लेकर बताऊंगा। कई बार तो ऐसे बोले हैं कि आप देखो मैं आपको कैसे बर्बाद करता हूं, है ना, लगे रहते हैं, मुझे पता है। डिपार्टमेंट में इसी वजह से मैं डिपार्टमेंट वगैरह भी छोड़ा था, जॉब वगैरह भी इस वजह से, क्योंकि वो साथ में रह के करोगे तब तो वो पीछे ही पड़ जाते हैं। बाकी फिर इस फील्ड में आया तो यहाँ भी वही हाल है, लेकिन ठीक है अपना काम तो मैं करते रहूंगा, है ना। अगर बच्चे का सपोर्ट रहे तो बाकी कुछ नहीं चाहिए, बाकी इस तरह के आएंगे और जाते रहेंगे, इन सब के पीछे अगर लगे रहे तब तो हो गया। चलिए, अच्छा, इसके अलावा आप देखोगे एक बॉल क्रैंक लीवर भी इसमें मैकेनिज्म देखने को मिलता है, एक पॉइंटर होता है। एक सेकंड, इसके लिए मैं और कुछ चीजें लाए, हाँ ये वही मैं बोला, इसके लिए कुछ और इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बताना चाहूंगा। और उसमें क्या है, इट इज यूज टू मेजर दिस सरफेस एंड कंपेयर दिस सरफेस दैट इज फ्लैट और नो फ्लैट टू द गिवन वर्कपीस, यानी कि कोई भी गिवन अगर वर्कपीस है वो मेरा फ्लैट है या नहीं है, समतलता है या नहीं है, उसको चेक करने के लिए हम लोग यूज करते हैं किसका, जोहानसन मैक्रोकेटर का या अब्राहमसन मैक्रोकेटर का, या सिंपली हम लोग इसको कहते हैं क्या, किस प्रिंसिपल में काम करता है, मेरा काम करता प्रिंसिपल हेलिकल और ट्विस्टेड स्ट्रिप में, जो कि एक तरह का मैकेनिकल कंपैरेटर हो गया। तो ये मेरा क्या काम करता, सरफेस का कोई मतलब कि फ्लैट है या नहीं है या रेगुलर सरफेस है या नहीं, उसको चेक करा जाता है यहां पे। अच्छा, इसमें मैं तो ये बोल ही दिया कि इसमें यूज किया जाता है ट्विस्टेड स्ट्रिप का, यही मैं बोल दिया यहां पे, है ना। ट्विस्टेड स्ट्रिप या फिर हेलिकल और ट्विस्टेड स्ट्रिप का प्रिंसिपल पे ये लागू होता है, उसी पे काम करता है। एंड इसके अलावा अगर मैं इसमें कुछ और बात कर लेता हूं, ओके, मैकेनिकल कंपैरेटर यूज टू ऑब्टेन द मैकेनिकल में डिफरेंट लेंथ, ओके ठीक है, अलग अलग लेंथ को ये मेरा स्टैंडर्ड को डिफरेंस को मैग्नीफाई कर सकता है। बाकी इट्स वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ स्पिनिंग ऑन लूप, हाँ ये भी देखना है, बटन इसमें जो प्रिंसिपल होता है, जो इट्स वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ बटन स्पिनिंग ऑन अ लूप ऑफ स्ट्रिंग, एक, और यहां पे मैंने एक क्या कहा कि हेलिकल और ट्विस्टेड स्ट्रिप, ये दोनों में से कुछ भी अगर आपको दे दे तो यू शुड हैव टू रिमेंबर दिस, ठीक है। ये दोनों ही प्रिंसिपल इसमें लागू होता है, इसी दोनों प्रिंसिपल पे ये मेरा काम करता है। क्लियर माय पॉइंट और नॉट, तो ये दोनों का आप लोग को ध्यान रखना है ना। फिगर के बेसिस पे अगर कुछ यहां पे मैं बता दूं, और यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट था क्या, प्लंजर कैंटिलीवर एक स्ट्रिप लगा रहता, ध्यान देना, है ना। एक आपका ट्विस्टेड स्ट्रिप रहता है, लाइट आपका पॉइंटर रहता है, बॉल क्लैंक रिवर हो गया, स्प्लिट वॉशर हो गया, एंड स्प्लिट वॉशर, कैंटिलीवर स्ट्रिप, बस ये सब। एक कैंटिलीवर स्ट्रिप कभी कभार ये पूछा जाता पार्ट्स में, कभी कभी आपको पार्ट्स पूछ देगा, तो पार्ट्स में ध्यान रखना एक इंपॉर्टेंट होता है कैंटिलीवर स्ट्रिप, है ना। एक आपका क्रैंक लीवर लगा रहता है, ये ध्यान रखना इसमें, एंड दैट इतना ही, एक प्लंजर तो रहता ही रहता है, चलो इसी से तो पता चलता है कि सरफेस मेरा फ्लैट है या नहीं है ना। एक लाइटर मेरा पॉइंटर रहता है जो मूवमेंट करता है, जिससे वजह से हम लोग चेक करते हैं, ठीक है। और उसमें एक ट्विस्टेड स्ट्रिप लगा रहता है। अब ये कैसे काम करता है इन सब के बारे में मैं थ्योरी में डिस्कस करता हूं कोर्स में, जब डिटेल में पढ़ते तब। अभी हम लोग टू द पॉइंट हम लोग लेके चल रहे हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते, बात करते हैं हम लोग सिग्मा कंपैरेटर के बारे में, कि जो मेरा सिग्मा कंपैरेटर होता है इज अ टाइप ऑफ, सिग्मा कंपैरेटर मेरा किस तरह का कंपैरेटर होता है, ऑप्टिकल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक। बताइए व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर यहां पे क्या हो जाएगा। सिग्मा कंपैरेटर मेरा किस तरह का कंपैरेटर होता है। ओके, बैटमैन आ चुके हैं, गुड इवनिंग डियर, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। यस, इट्स अ मैकेनिकल कंपैरेटर,
ये क्या होता है मेरा, कि मैकेनिकल कंपैरेटर होता है। इसके बारे में कुछ चीजें जानना है, बिल्कुल जानना है, जिसके मैं स्पेशल नोट्स लाया हूं। कुछ चीजें है इससे रिलेटेड, इंपॉर्टेंट है, 2 पेज में थोड़ा मैं आपको बताता हूं। पहली बात सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि मेरा सिग्मा कंपैरेटर एक तरह का मैकेनिकल कंपैरेटर, ये सबसे पॉपुलर है। सबसे पॉपुलर अगर कहा जाए तो मेरा होता सिग्मा कंपैरेटर ही, है ना। चलिए समझ गए। तो इट्स अ टाइप ऑफ ए मैकेनिकल कंपैरेटर विच इज वेरी पॉपुलर। सेकंड चीज बात करा जाए, अवेलेबल इन वेरियस चॉइस ऑफ स्केल रेंज, ये आपका अलग अलग स्केल रेंज के बेसिस पे अलग अलग वैरायटी और साइज और शेप में पाया जाता है, डिपेंडिंग अपॉन कि आप किस तरह का यूज आपका उसके बेसिस पे। अच्छा, इसके अलावा अगर बात करा जाए तो मैग्निफिकेशन ऑफ सिग्मा कंपैरेटर यूजुअली 1000:1, इसका जो मैग्निफिकेशन रेंज होता है वो होता है आपका 1000:1 के रेशियो में। अच्छा, इसको अगर ये पूछा जाए कि मैग्निफिकेशन रेंज कितना होता, तो डायरेक्ट 300 से 500 आप ऐसे ले सकते हो, क्योंकि इस तरीके से ज्यादा इंपॉर्टेंट मैग्निफिकेशन रेंज आप ये ध्यान रखना कि जिसका मैग्निफिकेशन रेंज होता है ये 300 से लेकर 500 होता है इस कंपैरेटर का, ठीक है, ये ध्यान रखना। बाकी समझाया गया कि 1000:1 का मतलब क्या है, मींस अ प्लंजर मूवमेंट ऑफ 0.002 mm विल रिजल्ट इन मूवमेंट ऑफ पॉइंटर बाय 2 mm ऑफ कैलिब्रेटेड स्केल। यानी कि सिंपल बोल रहा है, जैसे कि अगर 1000 को मैं बोल देता हूं 2000:2 या 1000:1, यानी अगर आपका 2 mm पॉइंटर मेरा मूवमेंट करेगा तब मेरा प्लंजर मूवमेंट होगा वो 0.001 का मूवमेंट देगा। वो यहां पे बात यहां पे करा गया उस चीज को, ठीक है। चलिए फिर यहां कहा गया किसके लिए यूज किया जाता है, यूज टू मैग्नीफाई स्मॉल रीडिंग, है ना, इनटू वेरी लार्ज स्केल, या फिर बोल सकते हो कि डिस्प्लेसमेंट या फिर डायमेंशन को मेजर करने के लिए, कंपेयर करने के लिए यूज में लाया जाता है। इसके अलावा डज नॉट रिक्वायर्ड एनी प्रॉपर सप्लाई, पावर सप्लाई, इसमें किसी तरह का कोई भी पावर सप्लाई का यूज नहीं करा जाता है ना। पावर सप्लाई यहां पे बिल्कुल यूज नहीं होता, मैंने विदाउट पावर, किसी तरह का पावर अगर नहीं दोगे तब भी ये मेरा चलेगा। स्मॉल इन साइज एंड इजिली पोर्टेबल, ये मेरा साइज में बहुत छोटा और पोर्टेबल होता, कहीं भी आप ले जा सकते हो, है ना। इसके अलावा मेनली यूज टू कंपेयर द रफनेस ऑफ सरफेस, मेनली वही मैंने कहा ना, डायमेंशन को मेजर कर लो या रफनेस हो गया, रफनेस को मेजर किया जाता है बाय कैलकुलेटिंग द डायमेंशन डिफरेंस बिटवीन दी मेजर्ड वैल्यू एंड स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ द सरफेस मटेरियल। एक सरफेस मटेरियल का होता है ना कि भाई किसी भी वर्कपीस को यूज करेंगे कि मेरा इतना फ्लैट होना चाहिए, और वो कितना एक्चुअल में जब आप इससे रीडिंग करोगे इससे पता चल जाता है कि मेरा कितना रफनेस उस सरफेस में है ना, स्टैंडर्ड डायमीटर डायमेंशन से कितना अंतर आ रहा है। तो कुछ क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज हो गया कि सर सिग्मा कंपैरेटर एक तरह का मैकेनिकल कंपैरेटर होता है, पहला। दूसरा चीज वैरायटी ऑफ रेंज इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज यहां पे यह आ जाता है कि 300 से लेकर 500 मैग्निफिकेशन रेंज में पाया जाता है। तीसरा चीज अगर मैं बात कर लेता हूं कि ये मेरा डायमेंशन को कंपेयर करने के लिए, है ना, यूज किया जाता है, जिससे हम लोग रफनेस वगैरह को मेजर करते हैं, कंपेयर करते हैं, है ना, स्टैंडर्ड जो भी आपका सरफेस होता है उसके बेसिस पे। और चौथा इंपॉर्टेंट हो गया कि इसमें किसी तरह का कोई भी पावर सप्लाई का जरूरत नहीं पड़ता है। पांचवा इंपॉर्टेंट क्या हो गया कि बहुत ही छोटा साइज में होता है और पोर्टेबल होता है। इतना समझ गए, आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट इसके अगर बात करा जाए तो इसमें ना एक बोल्ड स्केल होता है ना, और एक लार्ज इंडिकेटर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट इससे क्वेश्चन बना है। एक बोल्ड स्केल होता है, एक लार्ज इंडिकेटर होता है, ठीक है। अगर आप देखोगे इस पार्ट में भी दिखाया गया था यहाँ फोटो में, यहाँ देखो यहाँ पे क्या क्या है कि मेजरिंग हेड होता है, याद रखना। ये मेजरिंग हेड ऊपर वाले हेड को कहा जाता है मेजरिंग हेड, जहां पे कई सारा वहां पे गियरिंग अरेंजमेंट वगैरह बना रहेगा, सेटिंग कंट्रोल वहां पे रहता है। और इसके अलावा एक कॉलम रहता है ना, कॉलम रहता है, और कॉलम के नीचे आप देखोगे वो आपका वर्क टेबल रहता है। यहाँ पे ये आपका वर्क पीस है, नीचे में बेस है, नीचे में बेस है, यहाँ पे आपका वर्क है, ये वाला वर्क हो जाता है, और मेजरिंग कॉन्टेक्ट टिप ये हो जाता है, और एक बाहर में ट्रिगर रहता है जो बिल्कुल अलग रहता है, इससे बाहर में ट्रिगर रहता है। ये तो अगर मेन कंपोनेंट। अब इसके अगर अंदर चल जाएंगे तो अंदर में आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा, जिसमें ने कहा कि एक मेरा क्या रहेगा, इंडिकेटर रहेगा। तो यहां और एक चीज यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्रॉस स्ट्रिप हिंज रहता है। ये भी पूछा जाता है कि क्रॉस स्ट्रिप हिंज मेरा किस तरह के कंपैरेटर में पाया जाता है। देखो इट्स कंसिस्ट ऑफ ए क्रॉस स्ट्रिप हिंज या क्रॉस स्ट्रिप, तो क्रॉस स्ट्रिप भी इसमें पाया जाता है। इसके अलावा और मैं इंपॉर्टेंट कुछ बता देता हूं यहां पे, अगर जो जहां जहां से क्वेश्चन पूछा है ना, स्प्लिट डायफ्राम स्केल, ये तो स्केल हो गया एक तरह का बोल्ड स्केल, बड़ा सा स्केल रहता है, ये स्केल हो गया, ये भी इंपॉर्टेंट है। एक लार्ज इंडिकेटर, ये इंडिकेट भी करता है ना। और यहाँ पे ड्राइविंग, हाँ ड्रम रहता है, इस ड्रम के ऊपर ये ऐसे ऐसे चलते रहता, नाचते रहता है, ऐसे ऐसे मोशन करते रहता, ठीक है। मतलब ये इधर भी जाएगा और आपका इधर भी आएगा, एक लार्ज ड्रम रहता है इसके ऊपर, ठीक है, याद रखना, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। हाँ बाकी ये पॉइंटर तो मैंने बोल ही दिया कि मेरा पॉइंटर रहता है और एक स्केल रहता है ना,
ये इंडिकेटर हो गया, इतना चीज हो गया। अच्छा और कुछ चीजें यहाँ पे अगर मेंशन मैं करता हूं, अच्छा क्रॉस स्ट्रिप का काम क्या होता है ये जान लो। तो कहा गया द क्रॉस स्ट्रिप हिंज कंसिस्ट ऑफ ए मूविंग कंपोनेंट and a fixed number which are connected by these flexible strip alternative at a right angle to each other। मतलब जब भी ये पॉइंटर जो रहेगा ना, ये रीडिंग करेगा, इधर जाएगा, तो उसके वजह से ये जो क्रॉस स्ट्रिप है ये आगे पीछे मूवमेंट होते रहता है। तो इसके साथ एक मेरा मूवमेंट ब्लॉक रहता है, वो भी ब्लॉक आगे पीछे होता है, जिसके वजह से जब मेरा यहाँ पे देखो, मेरा बात समझ रहे हैं, यहाँ पे मान लो ये सरफेस देखो, सरफेस है, सरफेस के बीच में गड्ढा है, जैसे गड्ढा जाएगा तो अंदर दब जाएगा, तो आपका जो मूवमेंट ब्लॉक है, मूविंग ब्लॉक है, वो इधर आ जाएगा, जिसकी वजह से क्रॉस जो आपका क्रॉस स्ट्रिप है वो भी उधर चल जाएगा, उसके वजह से आपका पॉइंटर इधर आ जाएगा, तो रीडिंग आपका चेंज आएगा। फिर ऊपर जाएगा तो ये इधर मूवमेंट हो जाएगा, तो आगे पीछे मूवमेंट करने के लिए मूविंग ब्लॉक वो आगे पीछे जाता है, जिसकी वजह से क्रॉस स्ट्रिप हिंज वो आगे पीछे होता है, उसके वजह से पॉइंटर में मेरा रीडिंग दिखाता है। तो एक तरह का बात बोल सकते हो कि क्रॉस स्ट्रिप हिंज होता है, एक मूविंग ब्लॉक के साथ अटैच रहता है। मूविंग ब्लॉक मेरा सरफेस के अकॉर्डिंग, सरफेस अगर उबड़ खाबड़ है उसके वजह से मेरा क्या होता है कि स्ट्रिप मेरा आगे पीछे आपका पॉइंटर आगे पीछे होता है। क्यों? क्योंकि मेरा स्ट्रिप जो होता है क्रॉस स्ट्रिप वो भी मेरा मोशन करता है ना, वेरिएशन दिखाता है अपने आप में मूविंग ब्लॉक के चेंज होने के साथ साथ। ठीक है, ये सब चीज आप लोग को ध्यान रखना है। इन सब का पीडीएफ में आपको आपको अपलोड कर दूंगा एप्लीकेशन पे, मैं कई बार बोला हूं। ठीक है, अच्छा और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट है, मैं बता देता हूं। हाँ, इट्स ऑल्सो फ्रिक्शनलेस डिवाइस, ये फ्रिक्शनलेस डिवाइस होता है, यानी कि ज्यादा ये वाइब्रेशन नहीं करता, फ्रिक्शन नहीं करता, विदाउट फ्रिक्शन ये कहा जाता है। फॉर मैग्नीफाइंग स्मॉल मोशन ऑफ द स्पिंडल, इसमें भी स्पिंडल के स्मॉल मोशन को कैलकुलेट कर सकते हो विदाउट एनी फ्रिक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या इंपॉर्टेंट है फिर से मैं बता देता हूं, इस पॉइंट में तो बता ही दिया था। यहाँ पे एक हो गया क्या कि इसमें बोल्ड स्केल, लार्ज इंडिकेटर, एक क्रॉस स्ट्रिप होता है। क्रॉस स्ट्रिप जो होता है एक मूवमेंट, एक मूविंग कंपोनेंट के साथ अटैच रहता है, जो रीडिंग करने में मेरा हेल्प करता है। बाकी ये फ्रिक्शनलेस मेरा डिवाइस होता है, और स्मॉल मैग्नीफाइंग मोशन ऑफ स्पिंडल को मतलब मेजर करने के लिए यूज में लाया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अच्छा यहाँ पे देखो और एक चीज कहा गया, द सिग्मा मैकेनिकल कंपैरेटर यूज एज अ पार्शियल वार्प बैंड वार्प अबाउट द ड्राइविंग ड्रम टू टर्न द पॉइंटर नीडल। ये इंपॉर्टेंट बस एक ही चीज है कि यहां पे एक मेरा ड्राइविंग ड्रम होता है और इसका यूज किया जाता है पॉइंटर को मूवमेंट देने के लिए, है ना। यही कहा गया, देखो एक पॉइंटर है और पॉइंटर में देखो एक ड्रम रहता है, गोल जैसा ड्रम। अब ड्रम में लगा हुआ क्या है मेरा, एक ड्राइविंग बैंड है, बैंड जैसा, रबर जैसा बैंड होता है। अब बैंड के ऊपर क्या रहता है मेरा, ड्रम जो होता है वो आगे मतलब कि ऐसे ऐसे नाचता है, कभी ड्रम यहां चल गया, कभी यहां आ गया, कभी यहां आ गया। इसी के वजह से आपका क्या रहता है, कनेक्टेड रहता है मेरा पॉइंटर। अब पॉइंटर यहां पे आ गया, कभी यहां पे आ गया, कभी यहां पे आ गया, तो पॉइंटर जो होता है, पॉइंटर मेरा फ्लेक्सिबली या फिर बोल सकते हो मूवमेंट क्यों करता है, क्योंकि ड्रम जो होता है वो फ्लेक्सिबल बैंड में मेरा मूव करता है। अब ये क्यों करता है, पीछे मैंने आपको समझाया, क्योंकि क्रॉस हिंज जो होता है वो आगे पीछे होता है, रेसिप्रोकेट करता है ड्यू टू मूविंग ब्लॉक। और मूविंग ब्लॉक आगे पीछे क्यों होता है, क्योंकि सरफेस मेरा उबड़ खाबड़ है या जो भी रफनेस है उसके वजह से, राइट। तो एक नाइफ एज होता है जो मेरा एक तरह का स्पिंडल का काम यहां पे करता है। ठीक है, चलिए ठीक, चलो ये सब चीज मैंने आपको यहां पे बता दिया, इतना काफी अभी के लिए जानना। जब मैं थ्योरी बताता तब तो और बहुत डिटेल में बताता हूं, लेकिन फिलहाल कितना बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ हाँ, ये मेरा अच्छा आज चीज मैं बोल रहा हूं यहां पे, जैसे यहां पे बोल रहे हैं ना कि क्रॉस स्ट्रिप जो होता है मेरा अप डाउन भी करता है। ये मूविंग ब्लॉक ऊपर नीचे जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है, किसी तरह का भी वेरिएशन ये मेरा दिखा सकता है। ठीक है, चलिए मेन है मूवमेंट, वहां पे ध्यान रखना है, किधर कर रहा है, रेसिप्रोकेट कर रहा है या अप डाउन कर रहा है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, मूवमेंट होना वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग नॉट करेक्ट फॉर कंपैरेटर एप्लीकेशन। मतलब कि जितनी तरह का कंपैरेटर है, चाहे मैकेनिकल रहे, इलेक्ट्रिकल रहे, ऑप्टिकल रहे या न्यूमेटिक रहे, उन सबका एप्लीकेशन यहाँ पे बताया कि एप्लीकेशन आखिर है क्या कंपैरेटर का, किस लिए यूज में लाया जाता है कंपैरेटर वगैरह को, है ना। क्या बात है, आज लग रहा है बहुत सारे इसमें सारे के सारे आज कोई आदमी को छोड़ दिया मेरे ऊपर ना। आज बहुत सारे बोर्ड्स आ गए हैं, पढ़ने वाले स्टूडेंट आज कम है, क्योंकि आज देखो एक नहीं, जब आते हैं तो ये कई बार होता है, कभी कभी, है ना। कोई बात नहीं, सबको सबक ब्लॉक हो जाएंगे फिर वो कभी नहीं रहेंगे। कि किसने भेजा वो तो बता दो आप लोग, कौन भेज रहा है, इन लोग को समझ नहीं आ रहा। आज लग रहा है इसी वजह से कई सारे स्टूडेंट बोल रहे थे सर आज क्लास नहीं, शायद नहीं है, मुझे लग रहा है आज सब के सब आ गए हैं ना।
चलिए, तो कंप्यूटर का एप्लीकेशन क्या है? एक तो हम लोग लेबोरेटरी वगैरह में यूज करते हैं, बिल्कुल करते हैं, है ना। तो इसका आंसर तो पहली बात एंगल मेजरमेंट करने के लिए यहाँ पे नॉट करेक्ट कहा गया है, तो एंगल मेजरमेंट यहाँ पे डी विल बी दी करेक्ट आंसर, क्योंकि एप्लीकेशन मेरा लैब में करते हैं, वर्किंग गेज वगैरह में करते हैं, फाइनल इंस्पेक्शन वगैरह करना है तब भी हम लोग करते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई न्यूली परचेज हम लोग गेज कर रहे हैं, अगर नया गेज खरीदे हैं ना, तो उस गेज को भी चेक करने के लिए कि एक्यूरेट है या नहीं, डायमेंशन वगैरह, उसके लिए भी हम लोग इसका यूज किया जाता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की रिमूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 88। एक्यूरेट सेंटरिंग ऑफ वर्क माउंटेड इन एन इंडिपेंडेंट चक कैन बी डिटरमाइंड बाय यूजिंग सेंटर गेज, हाइट गेज, डायल इंडिकेटर या सरफेस गेज। बताइए क्या होगा इसका आंसर। और हाँ, मैं आप जितने भी YouTube में फॉलो करते हैं स्टूडेंट, उन सबसे ये मैं बोलना चाहूंगा, देखो मेरा क्लासेस पेड में चल ही रहा है ना, और यह आप लोग के रिक्वेस्ट के वजह से, आप लोग के प्यार की वजह से आप लोग को फ्री में ये सारे क्लासेस दिया जा रहा है ना, और बैच मेरा चल ही रहा है। सो वहां को मैं बैच को छोड़ के, पेड बैच को छोड़कर, कई सारा और भी बैच चल रहा है, उसको छोड़ के आप लोग के लिए मैं चाहता हूं, मैं ये डेली लाइव आता हूं और आप लोग को पढ़ाता हूं। तो कोई भी अगर कुछ भी इस तरह का स्पैम करता, कल चलकर ये कॉपीराइट स्ट्राइक मारता, तो आप लोग को मेरा सपोर्ट करना चाहिए, और जो कोई बोलेगा सो मेरे बोलने से पहले आप लोग को ही एक्शन ले लेना चाहिए, आप लोग ही उन लोग को सबक सिखा दो, ठीक है। ये चीज आप लोग को अपने हाथ पे लेना पड़ेगा, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होगा तो मैं सबसे एक ही काम कर सकता हूं, या तो मैं पढ़ाऊं या इनसे लड़ लूं, ठीक है। तो ये आपके ऊपर लेना पड़ेगा, और अगर ऐसा नहीं तो फिर मुझे फिर क्लास में फ्री में इतना दूं, फिर सुनूं भी हूं, क्या ही करूं, है ना। और देखो यहाँ पे जो आप देखोगे ना, आज के टाइम तक अगर आप देखोगे YouTube में जो फ्री क्लासेस दे रहा है, जितना मैं दिया हूं अभी तक, 2024 का ही वैकेंसी देख लो, इतना कोई अभी तक नहीं दिया, आप जाकर उठा के देख लो। आरआरबी जेई का जो लास्ट 20 ईयर का पीवाईक्यू है, ये अभी तक कम से कम 70 से 80 घंटा का लेक्चर फ्री में। आदमी जो आरआरबी जेई में जो बैच होता है ना, मेन बैच में जितना क्लासेस नहीं पढ़ाता, जितना घंटा नहीं पढ़ाता, उतना मैं तो केवल पीवाईक्यू में पढ़ा दिया हूं। कम से कम 70-80 घंटा अभी तक हो गया है, 70-80 घंटा आपका हो गया है, समझ गए। थ्योरी में अगर आप देखोगे तो केवल थर्मोडायनामिक्स का शायद 50 घंटा का लेक्चर है लगभग। अभी तक मैं बात करता हूं कि लगभग टोटल मिला के 250 से 300 घंटा फ्री में अपलोड कर दिया गया, और ये केवल और केवल 4-5 महीना में ये चीज मैं किया हूं। तो इस वजह से ऑब्वियसली बात है, कई सारे का घर द्वार बर्बाद हुआ होगा, जो केवल कोर्स बेचने में लगे हुए हैं, कुछ भी ना पढ़ा के, तो वो तो होगा, है ना। तो मुझे पता है इस बारे में, क्योंकि मुझे पता है कि आज के टाइम पे मेरे बैच में कितने स्टूडेंट हैं, और जो बड़े बड़े बोलते हैं कि मैं बहुत बड़ा हूं, है ना, एकेडमी चलाता हूं, ये चलाता हूं, उनके पास कितना स्टूडेंट है, मेरे पास कितना स्टूडेंट है, ये पता है। और कितने बच्चे मेरे, वो तो चलो है ही, तो उस वजह से कहीं ना कहीं उन लोगों को बहुत अच्छी तरह से पता है, और उनको वो जलन है, जिनके वजह से आजकल ये चीज, आज तक कभी नहीं हुआ, लेकिन आजकल मैं कभी कभी ये देखता हूं कि 7-8 बंदे एक ही दिन आ जाते हैं। और आप देखेंगे कि अभी आप मान लो आज आएंगे ना, आज बहुत हो सकता है अभी और कोई आ रहे हैं, मैं बहुत सारे को ब्लॉक किया हूं, अभी 2 तो कमेंट वगैरह कर रहे थे ना, अभी कम से 8-10 आए थे। जैसे कोई कमेंट आता है तो बहुत सारे कमेंट को YouTube ऑटोमेटिकली अप्रोप्रिएट, मतलब कोई तो बस कुछ भी आके बोल देता है, गाली वगैरह, मतलब कि बस उसको पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है, और कोई स्टूडेंट भी नहीं है, बस उनको आना है ना, पोक करना है, कुछ भी बोलना है और बोल के फिर चल जाना है, या बोलते रहना बोलते रहना बोलते रहना, फिर उनको चल जाना, दैट्स इट, उनका कोई काम नहीं है। आज ज्यादा ही आ रहा है, आज ज्यादा ही आ रहा है। सो ये कभी कभी ये चीज देखने को मिलता है, फिर अचानक सन्नाटा हो जाता है ना। चलिए, और आज क्यों हुआ ये भी बहुत अच्छी तरह से पता है। आज मैं कोर्स बैच लॉन्च फिर से किया हूं, और चूंकि मेरा बैच जो है एक लाइव बैच है 2025 के लिए, और वो बैच जो है 4 दिन या 5 दिन लॉन्च करने वाला बैच पूरा फुल हो चुका, लाइव बैच पूरा फुल, विद इन 5 डेज के अंदर
फुल हो चुका बैच, है ना। जितने स्टूडेंट मैक्सिमम बैच में आने थे वो आपका अनपब्लिश भी हो गया, वो उसका लाइव बैच स्टार्ट हो गया और पूरे तरह से फुल होके फिर नया बैच आ चुका है। तो पता है कि ये कहां से और क्यों आ रहा है, ठीक है। तो चलो कोई बात नहीं, है ना, अच्छी बात है। चलिए, कहा गया कि एक्यूरेट सेंटरिंग ऑफ वर्क माउंटेड इन एन इंडिपेंडेंट चक कैन बी डिटरमाइंड बाय यूजिंग, तो ये हो जाता है मेरा डायल इंडिकेटर। डायल इंडिकेटर का यूज करके हम लोग क्या करते हैं, ये क्वेश्चन हम लोग लगा चुके हैं, मैं बता चुका हूं आपको कि जो डायल इंडिकेटर होता है इससे हम लोग कोई भी जो चक होता है, चक के हम लोग सेंटर को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, या फिर सेंटरिंग एक तरह से लगा सकते हो, सेंटर में किसी चीज को इंडिपेंडेंट चक कैन बी डिटरमाइन, है ना। सो वही यहां पे बात करा गया कि एक्यूरेट सेंटरिंग ऑफ वर्क माउंटेड इन अ इंडिपेंडेंट चक कैन बी डिटरमाइंड बाय यूजिंग दी डायल इंडिकेटर। तो थोड़ा डायल इंडिकेटर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, है ना। देखो, पहली बात, डायल इंडिकेटर भी एक तरह का मैकेनिकल कंपैरेटर होता है, और वहां कई सारे अच्छे बच्चे जैसे कोई बोलते हैं ना कुछ भी, तो मैं सबका देखो आपके साथ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दूंगा। यहां पे चल रहा क्वेश्चन सेशन, और क्वेश्चन सेशन में लिमिट तक ही बताऊंगा। जिनको ज्यादा ही जानना है डिटेल, जाके कोर्स ज्वाइन करो, वहां देखो कितना कितना थ्योरी पढ़ाया गया है ना। वहां जाके देखो, आपको 50 घंटा 40 घंटा का मिलेगा बैच, मेन बैच में। अगर कोई क्रैश कोर्स में ही ज्वाइन करे, लिमिटेड कराओ, जो मेन बैच है चाणक्य बैच, उसमें 700 घंटा पढ़ाया गया है, 700 घंटा पढ़ाया गया है ना। समझ सकते हो कितना कंटेंट दिया जाता है। तो डायल इंडिकेटर जो होता है एक तरह का मैकेनिकल कंपैरेटर होता है, और ये एक तरह का वेरी वर्सटाइल और सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट होता है, बहुत ही सेंसिटिव होता है। मतलब कि सेंसिटिव बोले तो कम से कम एरर को, है ना, रफनेस वगैरह को ये मेजर कर सकता है। अच्छा, इसमें पूछा जाता है कि ये जो है किस आपके मैकेनिज्म को फॉलो करता है या किस प्रिंसिपल में लागू होता है, तो याद रखना रैक एंड पिनियन, बस ये ध्यान रखना। इसमें गियर सिस्टम होता है, उसी गियर सिस्टम में रैक पिनियन लगा रहता है, और उसी मैकेनिज्म में काम करता है। तो कोई अगर मैकेनिज्म का बात करे तो ये मेरा रैक एंड पिनियन मैकेनिज्म में काम करता है डायल इंडिकेटर, ठीक है। इसका लिस्ट काउंट पूछा जाता है, इसका लिस्ट काउंट कितना हो जाता है मेरा 0.01 mm का होता है। 0.01 mm का लिस्ट काउंट देखने को मिलता है इन दी डायल इंडिकेटर। देखो कुछ इस तरह से आप लोग का ये वर्क करता है, और सरफेस को और सरफेस रफनेस को या सरफेस में इनएक्यूरेसी वगैरह को, है ना, डायमेंशन वगैरह को मेजर करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 89 की ओर। 89 कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप कंपैरेटर, नॉट अ टाइप ऑफ, यहां छूट गया था, ऑफ ए कंपैरेटर। कौन मेरा कंपैरेटर के टाइप में नहीं आता है? होता है कि कभी इस तरह का स्पैमर वगैरह आ जाते हैं ना, तो हाँ, दिमाग थोड़ा सा डाइवर्ट तो जरूर हो जाता है। दिमाग थोड़ा डाइवर्ट जरूर हो जाता कि पता नहीं इतना दुश्मनी क्यों। कोई अगर कोई पढ़ा रहा, भाई आपको अगर किसी को बीठी करना है तो मेरा सिंपल कहना रहता आप अच्छा पढ़ाओ, आप अच्छा पढ़ाओ, अच्छे पढ़ाओगे तो आपको, और जो ये चीज कर रहे हैं ना, मैं उनको डायरेक्ट बोलता हूँ आप ढंग का पढ़ाओ डियर, सिंपल। या टीम अगर हो या फैकल्टी आप हो जहाँ काम कर रहे हो, आपको पैसा मिल रहा है, लेकिन फिर भी आप पैसा लेके भी आप वहाँ पे बैच में एडमिशन नहीं करवा पा रहे हो, मुझे पता है वो चीज़, है ना, क्योंकि आप लोग को दबाव दिया जाता है टीम से कि भाई आप 1 महीना हो गया लेकिन बच्चे दो भी एडमिशन नहीं हुए, और यहाँ पे एक दिन में आपका छोड़ो हटाओ कितना हो कितना नहीं, लेकिन आपका एडमिशन 100 मतलब मंथ भर में एक भी एडमिशन आपके बैच में नहीं हो पाता है, तो प्रेशर पड़ता है। जबकि मुझे पता है कितना लिमिट दिया जाता है, बहुत ही कम लिमिट, पता कि 2-3 भी एडमिशन हो गया तब भी आपका काम बन जाता है ना। वो भी आप लोग कैसे करते हो वो भी मेरे को पता रहता है ना। मतलब वहाँ आसपास के जहाँ पढ़ाते हो, वहाँ आसपास के उस नाम को लेके कि मैं यहाँ पढ़ाता हूँ और इंजीनियरिंग कॉलेज या पॉलिटेक्निक कॉलेज के स्टूडेंट को आप लोग एडमिशन कराते हो, ये सब मेरे को पता है ना। यहाँ तक कि कुछ बच्चे आप पैसा देते हो एडमिशन करवाने के लिए, ये सब मेरे को पता है। फिर मैं सब चीज़ के ऊपर ज़्यादा बोलना नहीं चाहता हूँ, मैं भी उस फील्ड में जुड़ा हूँ, मैं भी टीम में काम कर चुका हूँ, तो मेरे को पता है कि आप लोग कैसे करते हो। जब मंथ में एक भी एडमिशन बच्चे का नहीं होता है तो आप लोग पैसा देते हो 4,000-5,000 रुपया, और बोलते तो तुम लोगों से बात करो, तो वो क्या करता है कई सारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करता है, और कई सारे बच्चे रहते हैं जो जेईई का तैयारी करते हैं, उनसे बात करते हैं, उनको एक तरह से जो कॉलर नहीं होता वो बात करके उसको कन्विंस करते हैं कि बैच में ज्वाइन करो, है ना, ये बड़ा नाम है, ये है, दिस दैट करके ऐसे ज्वाइन करवाते हैं, और जितना आपको चाहिए होता है वो काम करवाते हैं। क्योंकि ऐसे बच्चे मतलब आपके पढ़ाई लेकर तो कोई नहीं आता है ना, क्योंकि आप लोग पढ़ाई कम करवाते हो और यूट्यूब में बकवास ज्यादा करते हो, और उस वजह से जब आपका इस तरह का कोई फैकल्टी अपने इंडिविजुअल में कुछ करना चाहता है आपको छोड़ के,
है ना। जब वो पैसा को ज्यादा अहमियत नहीं देता है, क्योंकि आप लोग तो केवल मुंह में पैसा ठूसना चाहते हो, है ना, लेकिन वो छोड़ता है कि भाई अगर अच्छा पढ़ाएंगे तो पैसा तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, अगर बच्चों को और पसंद आएगा तो कम में ही वो आ जाएंगे। और इससे आपको चिढ़ मच रहा है कि यहाँ पे एक तो मेरा ड्रॉप हो रहा है, पैसा भी नहीं बन रहा, क्योंकि बिजनेस भी नहीं बन रहा, क्योंकि स्टूडेंट यहाँ भाग रहे हैं, है ना। और सबसे इंडिविजुअल सिर्फ मेरा नहीं, कई सारे से इंडिविजुअल क्रिएटर हैं जो अच्छा खासा वो कर रहे हैं और बच्चों को पढ़ा रहे हैं। और आप भाई अपना फैसिलिटी दो, आप स्टूडेंट से बात नहीं करते हो, है ना, आप स्टूडेंट से बात नहीं करते हो, क्योंकि मैं था, मुझे पता था बच्चे जब लाइव थे ऐप में तभी केवल बात कर सकते हैं, वो भी क्या लिमिटेशन, मैं बोला भी था व्हाट्सएप ग्रुप बना दीजिए, टेलीग्राम ग्रुप बना दीजिए, सर आप बना दीजिए, बस बच्चों को बोल दूंगा उस ग्रुप के थ्रू मेरे से बात करें। नहीं सर आप बात नहीं कर सकते हो, मैं बोला मैं अपना नंबर दे देता हूं, नहीं सर आप नंबर भी नहीं दे सकते, शेयर नहीं कर सकते कुछ भी पर्सनल। तो बच्चे कनेक्ट कैसे करे? वो बच्चा अगर फी दे के पढ़ रहा, वही क्या जितना मैं फी ले रहा हूं इससे आप 10 गुना ज्यादा फी ले रहे हो, तो बच्चा आपसे कनेक्ट करना चाहता है ना स्टूडेंट टीचर्स के साथ कि सर मेरे को समझ नहीं आ रहा है, तो आप वो सब देते नहीं हो, है ना। और मतलब समझ रहे हो कि कितना बच्चों के साथ गलत होता, तो उस जगह छोड़ के अगर कोई कर रहा, अच्छा कर रहा और कम में दे रहा और बढ़ रहा, तो आप लोगों को क्या ही दिक्कत है ना। तो क्या है, तो आप लोग पीछे बस टीचर को बर्बाद करने में लग जाते हो। पहले आप बोले मैसेज वगैरह में बोले कि हाँ आपको मतलब इस इंडस्ट्री में इसमें आप लोग को काम आपको करने नहीं दूंगा, ग्रो करने नहीं दूंगा, है ना। वैसे भी आप लोग शेयरिंग वगैरह में या फिर ग्रोथ वगैरह में तो रोकते ही हो, है ना, कॉपीराइट स्ट्राइक भी मारते हो, है ना, जितना हो सकता वो। अब आप लोग क्या करते हो, स्पैम वगैरह दे देते हो, कॉल के थ्रू बच्चे या फिर कोई कॉल करके कुछ कुछ बोलता है, धमकी देता है ना। या अब यूट्यूब में आप लोग कमेंट वगैरह में आके गाली गलौज करवाते हो स्टूडेंट से, है ना, स्टूडेंट रहे या कोई भी रहे। तो ये क्या चल रहा है, तो अभी देखो किस लेवल में चल रहा है, सोचो ये पढ़ाई का फील्ड में ऐसा चल रहा है। इसी वजह से मैं आप लोग को बोलता हूं कि इंडिविजुअल जो क्रिएटर है, बहुत सारे ऐसे हैं, हर एक ब्रांच के हैं, इंडिविजुअल है जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये जो खासकर अकेडमी वाले जो बहुत सारे हैं ना, ये सब के सब जो है ना केवल बस पैसा छापने में लगे हुए रहते हैं, है ना। और आप लोग ही खुद सोचो, आज एक वीडियो आया है जो मैं लाया हूं बैच को लेकर, मैं बात किया 2025 को लेकर, केवल आप लोग को इन्फॉर्मेशन दिया। इससे पहले शायद मुझे लग रहा है 1 सप्ताह पहले एक वीडियो आया था जिसमें मैं बात किया था कि कब तक आप लोग का CBT 2 का एग्जाम डेट होने वाला, कब तक होगा। उसके बीच में केवल क्लासेस आया, डेली 1.5 घंटा 2 घंटा का, आपका पापा वीडियो आया 14 घंटा 15 घंटा का, क्या और कोई वीडियो कुछ भी नहीं आया। लेकिन आप किसी भी तरह का आप जाके देखो, इन सभी का यूट्यूब चैनल, दिन भर में पढ़ाई 10 मिनट करेंगे, है ना, और बकवास वो 10 घंटा करेंगे। एक चीज को 100 बार बताएंगे, एक चीज को 100 बारी वही एक बारी रोड में बताएंगे कैसे प्रिपरेशन करना है, क्या कितना स्कोर आएगा, डेली बताएंगे कि कितना CBT 2 में नंबर लाना है ना, आपका कितना नंबर में आपका क्लियर हो जाएगा। एक ही चीज को बार बार रिपीट करते, दिन भर में 10 बार वीडियो लाएंगे, 50 बार लाएंगे, हर फैकल्टी एक बार लाते हैं, हर फैकल्टी डेली लाना, वही काम ही करना, क्योंकि पढ़ाना तो है नहीं। अब 10 आप बैच क्लियर लॉन्च कर देते हो और 10 बैच को लॉन्च करके और वहां बच्चे चिल्लाते हैं कि सर बैच में तो ज्वाइन कर दिए, प्लीज पढ़ाइए, लेकिन आपको पढ़ाना नहीं है, क्योंकि ऊपर से ऑर्डर आता कि नहीं नहीं अब नया वैकेंसी है उसमें लग जाओ, वहां पे एडमिशन लाओ, वहां से पैसा बनाना है, इस मंथ मुझे 1 करोड़ बनाना है, 50 लाख बनाना है, 60 लाख बनाना है, आप ये करो, टारगेट पूरा करो, टारगेट पूरा करो। तो बोलेंगे पढ़ाना छोड़ के, क्योंकि मुझे पता है ये सब होता है, हम भी तो थे। तो बोले सर वहां चिल्ला रहे हैं बच्चे, वहां 10 दिन पढ़ाकर छोड़ दिए हैं, बैच में सब छटपटा रहे हैं कि सर बैच का हमारा क्या होगा। कोई बच्चा कनेक्ट नहीं कर पाता, बस वहां पे चैट करते जाते हैं, कोई रिप्लाई नहीं करता है। और यहाँ पे क्योंकि देखो ऊपर में जो रहता है उन लोग का कोई गलती नहीं रहता है, ऊपर में किन्हीं का कोई गलती नहीं रहता, बस नीचे के जो मैनेजमेंट रहता है ना, वो उनको पैसा बना रहता है, वो टीचर को कहते हैं कि भाई तो आपको पैसा से मतलब है, आप छोड़ना चाहोगे तो पैसा और बोलता है कि और बढ़ा देंगे और बढ़ा देंगे। तो काम करो, ढंग का काम करो, ये सभी चीज मत करो, ये सब मत करो। और ज्यादा ज्यादा यही होगा कि कल चलकर मेरा यूट्यूब का आप लोग खत्म कर दोगे, यही करोगे ना, इससे ज्यादा क्या ही कर लोगे, इससे ज्यादा क्या कर लोगे, कुछ नहीं करोगे, है ना। तो मुझे लग रहा है, जहां तक मैं देख रहा हूं 2-3 दिन से जो हो रहा है, ज्यादा ज्यादा ये हो सकता है डियर, मैं आप लोग को अभी बता देता हूं कि मैं भी मेरा यूट्यूब जो है वो टर्मिनेट फिर से हो जाए, कॉपीराइट की वजह से कुछ ना कुछ करा के ये खत्म कर देंगे, यही करा सकते हैं, है ना, और क्या कर सकते हैं, कोई बात नहीं, इट्स ओके। देखते हैं, है ना, क्या कर सकते हो आप लोग और कहां तक जाते हो। चलिए खैर, नहीं आज बहुत कुछ हुआ है, आज कॉल वगैरह भी हुआ, मेल भी वगैरह हुआ है, और बात भी हुआ था कि इनडायरेक्टली बहुत कुछ कहा गया है। और फिर यहाँ पे यूट्यूब में आज स्टार्टिंग में ही देखा गया कितने सारे स्टूडेंट या जो भी स्पैम वगैरह हो गए, स्पैम आके कर रहे थे, गाली गलौज कर रहे थे, कुछ भी करके बकवास कर रहे थे। तो मैं उन सबको ये बोल रहा हूँ, इस वजह से मेरा दिमाग भी आज खराब हो गया। खैर, तो यहाँ पे कहा गया कौन मेरा कंपैरेटर का टाइप नहीं है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा मेरा आपका इंटरफेरोमेट्री, ठीक है। बाकी सब का सब जो है ये क्या है मेरा
कंपेरेटर में आ जाता है। ठीक है, समझ गए मेरी बात की नहीं? जिसमें कौन कौन सा होता मैंने आपको समझा था। एक होता मेरा मैकेनिकल कंपेरेटर, एक होता मेरा ऑप्टिकल, एक हो जाता मेरा इलेक्ट्रिक कंपेरेटर, और होता न्यूमेटिक। लेकिन हाँ, मैं एक चीज आप लोगों को बता सकता हूं कि यूट्यूब में कोई कुछ कर नहीं सकता। अब ऐसा बात नहीं है कि मैं भी यहाँ पे ऐसे नहीं आके बैठ गया हूं, है ना। सब कुछ मैं पता कर लिया हूं। आप एक यूट्यूब को बैन करोगे तो 10 आपका खड़ा हो जाएगा। पढ़ाना तो मैं छोड़ूंगा नहीं, है ना। मैकेनिकल में अगर बात करा जाए तो डायल आपका हो जाता है इंपॉर्टेंट। आपका एक रीड टाइप आपका कंपेरेटर हो जाता है, एक आपका हो जाता है जोहानसन, है ना, जोहानसन मैक्रोकेटर, और आपका एक लास्ट हो जाता है, ये कोई नहीं बोलता है लेकिन ईडन रोल करके है। ठीक है, ईडन लॉर्ड मिली नथर। ठीक है, तो ये कुछ माइक्रो, ये सबका मैकेनिकल हो गया, ऑप्टिकल, इलेक्ट्रिकल, न्यूमेटिक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की मूव करते हैं। आप प्लीज डिलीट वगैरह कर दो, इन सब के बारे में नाम वगैरह मत यहां पे लो, ठीक है, किसी का भी। आप जो मैसेज किए सोरिया, वो सब चीज को आप डिलीट कर दो। क्योंकि देखो, इनके पास हजारों करोड़ों में पैसा है भाई, मेरे पास नहीं है ना। इसी वजह से तो हम लोग का जो अच्छा कंटेंट है वो दब जाता है। क्यों दब जाता है? इसलिए दब जाता है क्योंकि हम लोग का काम रहता है कंटेंट। हम लोग जो अभी तक जो भी किए हैं और जो आगे करेंगे केवल कंटेंट के बेसिस पे करेंगे, और स्टूडेंट को पसंद आएगा, जो प्यार मिलता है उसी के बेसिस पे प्रमोट होता है और आगे चलता है। क्योंकि यूट्यूब भी ना प्रमोट करती है ना, हमारे पास इतना पैसा है कि हम लोग प्रमोट करेंगे, है ना, हजार तरह का एड लगाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। जो होगा रियल चीजों के साथ होगा, रियल चीजों के साथ होगा, है ना। तो इनको कुछ भी, अगर मैं किसी का भी नाम ले लूं, ये ले लूं, वो ले लूं, तो फिर से वो डायरेक्ट लीगल एक्शन मेरे पे 10 केस थोप देंगे। तो मैं पढ़ाऊं कि केस लड़ूं? तो उन सब चीज पे नहीं मुझे लगना। मुझे तो बस शांति से इन लोग पढ़ाने दे दे, अपना वो काम करे, मैं अपना काम करूं, है ना भाई। उनके पास तो इतना करोड़ों का है, डील मिला है, इतना करोड़ों का, इतना सारा चीज वो कर रहे हैं, इतना सारा चीज कर रहे हैं, मतलब हर जगह पे उन लोग वीडियो डाल रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो इतना प्रमोट कर रहे हैं, इतना सारा चीज है उनके पास, तो सब कुछ है। मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं तो बस केवल पढ़ा रहा हूँ। ना प्रमोशन, ना कुछ, ना एड हम लगाते हैं, ना कुछ करते हैं। जो कहते हैं बिल रियल और ऑथेंटिक है, फिर भी पता नहीं क्या ही दिक्कत है। ठीक है, आई एम वेरी सॉरी, आज मैं थोड़ा सा मैं पढ़ाई से डाइवर्ट हो गया हूँ, है ना। इन सब चीज से परेशान होके मैं इसी वजह से आज थोड़ा बहुत आपके सामने फट के बोल रहा हूँ पूरा। दी मैग्निफिकेशन ऑफ मैकेनिकल कंपेरेटर वेरी फ्रॉम, मैंने आपको बताया था इससे प्रीवियस में, है ना, या फिर नहीं बताया तो याद रखना, 250 से लेकर 1000 तक आपका क्या रहता है, इसका मैग्निफिकेशन जो है वो वेरी मेरा करता है। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान आप लोग को रखना है। ठीक है, चलिए, तो जो भी मैकेनिकल कंपैरेटर होता है ना, जिसमें मैंने कहा था मैकेनिकल में क्या क्या आता है आपका, याद रखना, डायल इंडिकेटर हो गया, रीड टाइप हो गया, सिग्मा टाइप हो गया, है ना, जोहानसन हो गया, और एड रोल हो गया, है ना, ईडन रोल हो गया, ये सब का सब। और ये मेरा 250 से लेकर 1000 तक के आपके मैग्निफिकेशन मेरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की रिमूव करते हैं। नहीं नहीं, किसने नहीं डियर, ये छोटा मोटा एक कोई एक दो आदमी का बात नहीं है। ये जब आप जॉइंट वगैरह से के साथ काम करते हो ना, जैसे बड़े बड़े एकेडमी के साथ आप काम करते हो, और आप उसको छोड़ के कुछ करना चाहते हो, तो वो पीछे लग जाते हैं, है ना। फिर वो बोलते हैं कि या तो हमारे साथ आप काम करिए, या फिर आपको नहीं काम करने देंगे। सिंपल सा बात, आपको तंग करेंगे, बस, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। तो फिर वो बस कुछ कुछ कर नहीं पाते, औकात उनका नहीं है कि सामने से आके कुछ करेंगे। तो फिर यही है कि कॉल के थ्रू किसी को बुला दिए, मैसेज में कुछ भेजवा दिए, कमेंट में आके कुछ 2-4 मिनट ही आके कुछ भी बकेंगे, है ना, फिर वो चल जाते हैं। तो ये होता है। विच कंपेरेटर यूटिलाइज द प्रिंसिपल ऑफ बटन स्पिनिंग ऑन अ लूप ऑफ स्ट्रिंग, मैंने बताया था इसके बारे में, मैंने इसके बारे में बताया था। बताइए क्या होगा इसका आंसर। बिल्कुल, जोहानसन आपका, जोहानसन कंपैरेटर बोलो, या फिर आपका एब्रामसन कंपैरेटर भी इसको कहा जाता है ना, एब्रामसन। नहीं नहीं, डिलीट वगैरह करो डियर, मैंने कहा ना कमेंट में किसी का भी नाम नहीं लेना है।
खासकर जहां से मैं जुड़ा हूं, जहां मैं था पहले, उसका तो नाम गलती से भी नहीं लेना। इन सब चीज पे मत आप लोग पढ़ो, उनको करने दो, जो कर रहे हैं करने दो, इन सब चीजों में मत पढ़ो। अच्छा अच्छा, ठीक है। कमेंट वगैरह डिलीट करो डियर, मैं नहीं चाहता हूं कोई गड़बड़ी हो। उन लोग को कोई भी लूप होल मिलेगा, फिर वो चीज़ को वो दिखाएंगे और फिर बाद में ड्रामा करेंगे, तो इन सब चीज़ में मत पड़ो आप, क्योंकि इस सब चक्कर में अगर केस उस फंस गया फालतू का वो, तो फिर बड़ा दिक्कत हो जाएगा। ये सब चीज़ बहुत उन लोग मतलब वो अच्छे फैकल्टी को बर्बाद कर दिए हैं, तो मैं क्या ही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को रिमूव करते हैं। विच आर द फॉलोइंग नॉट एडवांटेज ऑफ मैकेनिकल कंपैरेटर। इसमें से कहा गया कि नॉट एन एडवांटेज, मतलब कि ऑब्वियसली बात है, 3 एडवांटेज है, एक मेरा डिसएडवांटेज या फिर जिससे फायदा नहीं होता है मैकेनिकल कंपैरेटर से, उसके बारे में बात करा गया है। तो मैकेनिकल कंपैरेटर का फायदा क्या होता है कि सबसे पहली बात ये मेरा चीफर होता है, यानी कि बहुत ही सस्ता होता है ना। अगर आप किसी भी तरह का एम्पलीफाइंग डिवाइस अगर आप बात करोगे, जितने भी अलग तरह का एम्पलीफाइंग डिवाइस है जो रफनेस वगैरह को मेजर वगैरह करता है, डायमेंशन मेजर करता है, डिस्टेंस वगैरह मेजर करता है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट मेजर करता है, तो जो एम्पलीफायर अलग अलग होता है, अलग अलग तरह का पाया जाता है, उनसे ये बहुत सस्ता होता है और पोर्टेबल भी होता है। ठीक है, ये चीज होता है। इसके अलावा मैंने जैसे कहा था कि किसी तरह का कोई पावर सप्लाई नहीं लेता है, कोई किसी तरह का इलेक्ट्रिसिटी वगैरह का जरूरत नहीं पड़ेगा, कोई पावर नहीं, इवन तक कि हाइड्रोलिक से चलने वाला एयर वगैरह का भी जरूरत ये नहीं पड़ता मैकेनिकल में। समझ गए मेरी बात की नहीं, है ना। इजी तो होता ही है, इजी टू अंडरस्टैंड होता है, इजी टू यूज होता है, लीनियर स्केल के लिए सबसे बेस्ट होता है, और ये कॉम्पैक्ट और रोबस्ट भी होता है, मतलब हार्ड भी होता है। ऐसा नहीं कि बहुत ही लचीला जब तुरंत टूट गया, ये से भी नहीं, बहुत रिजिड होता है, बहुत ही कॉम्पैक्ट होता है ये चीज। ठीक है, और इजी टू हैंडल भी होता है, साफ सफाई भी करना बहुत इजी हो जाता है ना। तो इस सब के वजह से ये काफी अच्छा होता है। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो चीपर हाँ, रोबस्ट यस, सिंपल लीनियर स्केल आर इजी टू रीड बिल्कुल, क्रिएट प्रॉब्लम ड्यू टू मूविंग पार्ट्स फिक्सन, तो ये आपका गलत है यहां पे, इट्स नॉट एन एडवांटेज, डी आपका नहीं होगा। देखो यहां पे बोले ना, कई सारे आज बहुत सारे आ रहे हैं ना, चलो कोई बात नहीं, मैं सबको हाइड करते रह रहा हूं। और पिछला आप जो बच्चे मेरे से जुड़ रहे हैं एक महीना से, कोई स्तर नहीं है, लेकिन आज देखो आज कितना आ रहे हैं। अभी देखो फिर से एक मैं स्पैमर जो है उनको मैं हटाया। हाँ, सबको मैं हटा रहा हूँ, डोंट वरी, मैं पूरा ब्लॉक कर दे रहा हूँ, वो कभी ना करेंगे और वो आते रहेंगे। आज आज आएंगे, मुझे पता है कि आज वो पीछे पड़ेंगे, हो सकता है आज नहीं, 2-3 दिन अभी चले। रीड रीड कंपैरेटर इज अ डैश कंपैरेटर। रीड कंपैरेटर मतलब किस तरह का कंपैरेटर होता है, बताइए। व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, बताइए। रीड, इसके बारे में सब कुछ बता दिया ना, ठीक है बता दिया। आप लोगों को क्लास में कोई परेशानी तो नहीं हो रहा ना, है ना। इन सब की वजह से आप लोग प्लीज अपना पढ़ाई में फोकस करो, है ना। मे भी मेरा बहुत थोड़ा बहुत दिमाग जो है डाइवर्ट हो गया इन सब की वजह से, बट मैं आप लोग को बता रहा हूँ, कोई दिक्कत होगा तो बताना, है ना। मैं कोई भी इस तरह का आ रहा ना, तो क्योंकि कई सारा कमेंट आप लोग आप तक पहुंच नहीं रहा, लेकिन मुझे दिख जाता है, वो होता है रिव्यू के लिए जाता है। कुछ भी अगर वो गाली वगैरह या कुछ भी इस तरह के बक रहे हैं ना, तो सबसे पहले आ जाता है कमेंट रिव्यू, वो डायरेक्ट नहीं दिखता है। पहले जब मैं चाहूंगा या तो हाइड कर दूंगा या फिर शो करूंगा, तो उसको डायरेक्ट हाइड कर रहा हूं और फिर इसको ब्लॉक कर दे रहा हूं, तो आप तक पहुंच ही नहीं रहा है ना। क्योंकि आज के टाइम पे यूट्यूब भी बहुत समझदार हो गया है, वो वही सारी चीज को शो करवाता है जो बिल्कुल साफ सुथरा कमेंट होता है। ठीक है, रीड टाइप कंपैरेटर एक तरह का कैसा कंपैरेटर होता है बताओ, तो ये होता है मेरा मैकेनिकल कंपैरेटर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैकेनिकल कंपैरेटर यूजुअली हैव अ डैश स्केल। मैकेनिकल कंपैरेटर्स में किस तरह का स्केल होता है, फ्लक्चुएटिंग होता है, लीनियर होता है, वर्नियर होता है, फिर नॉन लीनियर होता है। यस, याद रखना मैकेनिकल कंपैरेटर में पहली बात बहुत सारा मैकेनिज्म रहता है, लिंकेज रहता है ना, लिंकेज पार्ट्स मूविंग एलिमेंट बहुत सारा रहता है मैकेनिकल में, राइट। उसमें कई सारा और भी डिवाइस रहता है, जिसमें एक तो आपका जैसे मैंने कहा था गियर, आप सुने थे ना, गियर एंड पिनियन मैंने कहा था प्रिंसिपल में काम करता है ना। तो गियर एंड पिनियन हो गया आपका, केम वगैरह हो सकता है, गियर हो सकता है,
गियर आपका ट्रेन हो सकता है, और ये अलग अलग, क्योंकि मैकेनिकल कंपैरेटर तो कई तरह का होता है, रीड टाइप होता है, सिग्मा होता है, डायल इंडिकेटर होता है, जॉनसन वगैरह होता है, ठीक है। सब में किसी ना किसी में कुछ ना कुछ इस तरह का डिवाइस वगैरह लगा रहता है। लीवर वगैरह हो सकता है, लीवर हो सकता है, ठीक है, समझ गए मेरी बात की नहीं। तो कंपाउंड लीवर होता है, लीनियर लीवर होता है, ठीक है, ये सब आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा ट्विस्टेड स्ट्रिप हो जाता है, एक में मैंने बताया था ना कि स्ट्रिप भी होता है, स्ट्रिप होता है। ये सब किसी ना किसी तरह का कंपैरेटर में इस प्रिंसिपल में काम करता है। फिर उसके लिए इस डिवाइस का यूज किया जाता है, या इस मैकेनिज्म में कोई भी पर्टिकुलर एक तरह का अगर कंपैरेटर है, उसमें कोई किसी में गियर पिनियन का यूज कर रहा है, कोई गियर आपका गियर ट्रेन वगैरह का यूज कर रहा है, कोई लीवर का यूज कर रहा है, कोई ट्विस्टेड स्ट्रिप वगैरह का यूज कर रहा है, तो कुल मिला के कुछ 4-5 है डिवाइस जिसका यूज वो करता है। केम का भी यूज करता है, केम का भी यूज करता है, ध्यान आप लोग रखना। केम हो गया, गियर हो गया, गियर ट्रेन, अच्छा केम तो लिख ही दिया था, गियर ट्रेन हो गया, गियर एंड पिनियन हो गया, लीवर हो गया, है ना, लीवर हो गया, कंपाउंड लीवर हो गया, ये सब का यूज करते हैं। तो लीनियर यहां पे ध्यान रखना, है ना, ये लीनियर स्केल का यूज किया जाता है। जी, धन्यवाद धन्यवाद डियर। चलिए, 95 डैश कंपैरेटर हैज गॉट अ बोल्ड स्केल एंड लार्ज इंडिकेटर पॉइंटर। ठीक है, आज मैं सारे कमेंट को एक एक करके पढ़ भी रहा हूं। मुझे लग रहा है कि हो सकता है स्टूडेंट ना हो कि कोई स्पैमर रहे तो वो पता चल पाए। चलिए, मैंने आप लोग को प्रीवियस लेक्चर में प्रीवियस में बताया था कि एक कंपैरेटर है जिसमें बोल्ड स्केल रहता है और लार्ज लार्ज इंडिकेटर रहता है, पॉइंटर पॉइंटर रहता है, बहुत ही लंबा सा पॉइंटर रहता है, और एक स्केल भी रहता है। बताया था ना, किसमें बताया था, याद है? देखो मैं दिखा देता हूं, और वो पूरा अच्छे तरह से मैं समझाया था अब आपको। तो यहां देखो, मैंने कहा था बोल्ड स्केल और लार्ज इंडिकेटर, है ना। तो आप देखोगे, यहां देखो, बड़ा सा स्केल आपको नजर आ रहा है, लार्ज स्केल आपका है ना। स्केल बोलो या इंडिकेटर बोलो, है ना, लार्ज स्केल और एक लार्ज इंडिकेटर या पॉइंटर, ये देख रहे हो, ठीक है। ये दोनों का बात करेंगे, स्केल है, बड़ा स्केल है, और पॉइंटर भी बहुत आपका होता है लार्ज, ठीक है, लंबा सा होता पॉइंटर। तो वही सबका, और ये क्या था, देखो यहां पे, तो ये किसका था, सिग्मा था, इट्स अ सिग्मा, इट्स अ सिग्मा। तो ये किसका बात कर रहा, कहां गया, यस, तो दिस इज अ सिग्मा कंपैरेटर विच इज अ टाइप ऑफ मैकेनिकल, जो कि एक मैकेनिकल टाइप का था, जो कि एक मैकेनिकल टाइप का कंपैरेटर था, ठीक है। रीड टाइप नहीं डियर, रीड टाइप नहीं। क्लियर, चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कंपैरेटर हैज कंपैरेटर फॉर इट्स वर्किंग डिपेंड ऑन। उसका वर्किंग किस पे डिपेंड करता है, उसके बारे में पूछा गया, बताइए, आंसर बताइए, ऑप्शन देखिए, ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। बिल्कुल बिल्कुल, बिकॉज एक तरह का ये मेरा इनडायरेक्ट टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट होता है, ये डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट नहीं होता है। कंपेरेटर जो होता है कई सारा का प्राइमरी जो है इंस्ट्रूमेंट का यूज करता है, तब जाके ये मेरा मेजरमेंट कर पाता है। तो एक तरह का बोल सकते हो कि ये एक मेरा इनडायरेक्ट टाइप या फिर सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट होता है, जो कि प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट पे डिपेंड करता है, क्योंकि कंप्यूटर के साथ हम लोग स्लिप गेज वगैरह का यूज करते हैं। तो इस स्लिप गेज के हेल्प से इसका हम लोग कंपेयर कर, मतलब एक स्लिप गेज जो मेरा मेजर करता है स्टैंडर्ड होता है, उस स्टैंडर्ड के बेसिस पे हम लोग यहाँ पे जज करते हैं कि कैसा मेरा मेजरमेंट वगैरह या डायमेंशन वगैरह में कितना वो आपका फ्लक्चुएशन देखने को मिल रहा है। तो हम लोग यहाँ पे क्या कहते हैं, डिपेंड ऑन द कंपैरिजन, है ना, विद स्टैंडर्ड सच एज स्लिप गेज। हाँ, ठीक, okay, the instrument used for comparing the dimension of a component with a standard length is called scale, comparator, vernier caliper या फिर micrometer। very easy question, yes yes yes, बताइए।
ये किसका बात कर रहा है? ये किसका बात कर रहा है बताओ? ये भी आपका जिस तरह का है लॉजिक में, ये भी पूरा स्टेटमेंट जो है ना वही आंसर दे रहा है। तो ये कंपेरेटर, क्योंकि देखो क्या कहा गया, इंस्ट्रूमेंट यूज टू कंपेयर, डायमेंशन को कंपेयर करता है ना, किसी भी कंपोनेंट का या वर्कपीस का, विथ अ स्टैंडर्ड लेंथ के बेसिस पे, है ना, वो कंपेयर करता है, क्योंकि कोई ना कोई तो स्टैंडर्ड होगा ना, उसी बेसिस पे कंपेयर करोगे ना। अगर मैं बोलता हूं कि भाई साहब तुम ना बहुत लंबे हो, तुम्हारा हाइट बहुत लंबा है, हाइट लंबा मतलब हम लोग स्टैंडर्ड मान के चलते हैं ना कि इंसान का कितना होता है, पता रहता है कि भाई 6 फीट के आसपास पाया जाता है ना, 6 फीट भी कम बोलो, इंडिया का अगर ऑन एन एवरेज देखा जाए तो 5.5 फीट के आसपास सबको ही रहता है, 5 फीट 4 इंच, 5 इंच, 6 इंच, इस तरह से मैक्सिमम, है ना, मैक्सिमम जनता इसी 5, 5.5 के आसपास वो लाई करते हैं, है ना। तो इस तरह के हैं, 5 फुट 3 से लेकर 5 फुट 5 इंच, तो कोई अगर 6 आ जाएगा तो क्या बोलेंगे, लंबा है, और कोई उससे नीचे आ जाएगा 4 फुट 3 फुट तो बोलेंगे नाटा है, शॉर्ट हाइट है। तो कहीं ना कहीं हम लोग स्टैंडर्ड लेके चले हैं ना, तो उसी तरह से सबका एक स्टैंडर्ड लेंथ होता है, उस बेसिस पे हम लोग इसका कंपेयर करते हैं। तो ये सब का सब हम लोग कंपेरेटर में तो यही चीज करते ही हैं। चलिए यहां पे फिर से यूज का बात करा गया कि ट्रू यूज, सही यूज बताना है, कंपेरेटर का सही यूज क्या होता है ना। ट्रू यूज कांट बी यूज फॉर मास प्रोडक्शन, क्या हम लोग मास प्रोडक्शन में यूज नहीं करते हैं? पहली बात मैं आपको अभी बता देता हूं कि इसका मास प्रोडक्शन में यूज करते हैं, ये मैं नहीं बताया था तो बता देता हूं। मास प्रोडक्शन में हम लोग इसको यूज करते, इसी के लिए तो इसको यूज किया जाता है, इसी के लिए यूज किया जाता है। एक तरह का हजारों चीज बनाते हैं तो फटाफट फटाफट चेक करने के लिए कि एक जो मेरा प्रोडक्ट बना क्या उस तरह का सारे प्रोडक्ट बना है या कोई किसी में कमियां हैं, तो वो एरर पता चल जाता है मेरा कंप्यूटर के हेल्प से, फिर उसको फिर से रेक्टिफाई करा जाता है, या ज्यादा अगर खराबी है तो उसको फिर खत्म कर दिया जाता है, उसको यूज में नहीं लाया जाता है ना। सिलेक्शन कर लेने के लिए, मतलब फाइनली बन गया, उसको सिलेक्ट करने के लिए कि कौन सा सिलेक्ट पर आगे जाएगा, कौन सा फिर से उसको रेक्टिफाई करा जाएगा, ठीक करा जाएगा, या फिर उसको बर्बाद कर दिया जाएगा, वेस्ट हो जाएगा, तो इसमें काम आ जाए, तो मास प्रोडक्शन में बिल्कुल काम आता है ना। तो ट्रू यूज कहा गया, ट्रू यूज, तो कांट भी बोला गया, कांट भी यूज इन मास प्रोडक्शन, है ना। यस, सी होगा, कैन बी यूज फॉर वर्किंग गेज, यूज फॉर वर्किंग गेज, एक तरह का गेज का ही काम में लाया जाता है। यस, ठीक है, गेज के काम में ही लाया जाता है। देखो स्लो रेट ऑफ वर्किंग कहा गया जबकि फास्ट करता है, तो ये सब तो नहीं है, और ये भी नॉट नॉट तो बोल ही दिया, दोनों में हटा ही दो। चलिए, जॉनसन मैक्रोकेटर का आ गया प्रिंसिपल, किस प्रिंसिपल में काम करता है मैं बता रखा हूं, आंसर बताओ, इसका भी मैं आपको बता रखा हूं, आंसर बताओ, बताओ यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा। देखो मैं आपको बस ये बोलूंगा ना कि कोई कुछ भी करे, हमको डाउन कराने का ट्राई करे, हमको पुल करे, लेकिन आप लोग ना, आप लोग अपना प्यार जो है सपोर्ट बनाए रखना, ठीक है, बस आप लोग के ही प्यार के भरोसे ही मैं ये सभी चीज कर पा रहा हूँ। तो खत्म तो नहीं होता है, कहावत आप सुने होंगे, स्टार्ट तो मैंने मजबूरी में करा था लेकिन अब मजा आने लगा है, ठीक है। तो मैंने मजबूरी में करा था, क्योंकि मैं इसलिए नहीं छोड़ा था, मेरा कोई दुश्मनी ना था, कोई नहीं था, बस इसलिए था कि मुझे स्टूडेंट से कनेक्ट करना था। मैं चाह रहा था कि अगर सच में पढ़ाया जाए तो बच्चे के साथ कनेक्ट होना चाहिए, लाइव में बात कर सकूं, जब भी वो कोई बच्चा अगर मेरे साथ बैच लिया तो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक मैं साथ उनका दूं, जो भी रहे हर चीज में साथ दूं, कोई चीज समझ आया नहीं समझ आया, कैसे पढ़ना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, इन सब चीज में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक साथ दूं, वो कनेक्टिविटी मेरे को चाहिए था, है ना। और जब किसी बच्चे को बोल दिया कि मैं साथ दूंगा तो दूंगा, चाहे बैच में, जैसे अगर मान लिया एडमिशन आया और अगर वो 6 महीने तक बैच है और 2 ही महीना एडमिशन आया, बाकी 4 महीना बच्चे में कोई भी एडमिशन नहीं आया, तो तब भी मैं पढ़ाते रहूंगा। अभी भी देखो सीबीटी टू आरआरबी जी का सीबीटी टू अभी भी मैं पढ़ा रहा हूँ, मेन बैच में ही पढ़ा रहा हूँ क्रैश कोर्स, जबकि मुझे लग रहा कि 15-20 दिन से मेन बैच में नहीं आया बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी पढ़ाया जा रहा है, उसको थोड़ा ना छोड़ दिया गया। क्रैश कोर्स में अभी देखो 3 दिन पहले ही मेट्रोलॉजी का 19 लेक्चर अपलोड हुआ, तो जा रहा है ना, क्योंकि जब मैं बोला वो काम करूंगा, ये चाहिए मुझे, इसलिए देखो एक ही बैच में केवल काम करा आरआरबी जे में, मेरा बस चलता तो 10 बैच लॉन्च करता। बच्चे पढ़ने वाले बोल भी रहे हैं, कितना सारे बच्चे बोलते हैं, कई सारे कमेंट आते रहता है, सर प्लीज भी इसका निकालिए, उसका निकालिए, इसका करिए। आप जाके देखो भेल का कितना रिक्वेस्ट आ रहा है, एचपीसीएल का, आपका एचपीसीएल का ही है ना, तो उसका देखो आप जाके, एक ही वीडियो में अपलोड किया, उसी में 2,500 के आसपास 2,000 का व्यू चल गया। सब बोले सर बैच लाइए, क्लास कराइए, करवाइए, लेकिन मैं बोला कि भाई मैं ला दूंगा डियर, फिर मैं करवा नहीं पाऊंगा, तो मैं वही बैच लाऊंगा जिसमें मैं करा सकता हूँ 100%, है ना। मैं इसी को भी करवा नहीं पा रहा हूँ, तो बाकी क्या ही करवाना।
चलिए, तो ये किस प्रिंसिपल में काम करता है? ये काम करता है मेरा आपका ए नंबर में, है ना, बटन स्पिनिंग ऑन अ लूप ऑफ स्ट्रिंग। ये काफी दिन से चल रहा है डियर, इस वजह से मैं सोचा आज बात कर लेता हूं। थोड़ा आप लोग के सामने बोलूंगा चीजें, तो आप लोग को एटलीस्ट पता रहेगा, आगे चलकर कुछ भी होगा तो जो भी है दिल का बात मैं आपके सामने रख रहा हूं, और कुछ नहीं है। मुझे पता आप थोड़ा आज बोर हो गए होंगे, है ना। जी जी जी, मुझे पता आप थोड़ा सा आज बोलेंगे सर आज बहुत ज्यादा आप दिमाग खा गए हम लोग का भी, बट बस मैं आपको बस ये चीज मैं बताना चाह रहा हूं कि क्या चल रहा है क्या नहीं आपको पता होना चाहिए। चलिए 100 नंबर, सम सब्सटेंस जनरेट वोल्टेज व्हेन दे आर सब्जेक्टेड टू मैकेनिकल फोर्सेस और स्ट्रेसेस along specific plans, such substance are known as थर्मो इलेक्ट्रिक, मैग्नेटो इलेक्ट्रिक, पीजो इलेक्ट्रिक या फोटो इलेक्ट्रिक। कब आएगी ये मुझे नहीं पता, लेकिन आएगी, अभी वेट करो, ठीक है। क्या क्या? नहीं नहीं, पढ़ाता था, गेट के लिए पढ़ाता था, जब मैं कहीं और पढ़ाता था। टारगेट तो है गेट के लिए पढ़ाना, लेकिन अभी ज्यादा गेट का मतलब नहीं है, गेट को तो बर्बाद ही कर दिया है, सारा पीएससी को तो बर्बाद कर दिया, तो गेट के लिए एक आदमी क्यों ही पढ़े, इस वजह से नहीं करता हूँ। यस, पीजो इलेक्ट्रिक होगा इसका, क्या होगा मेरा, पीजो इलेक्ट्रिक इज दी करेक्ट आंसर, है ना। क्या हो जाएगा मेरा, पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इसको कहा जाता है, इट्स अ पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, ये क्या होता है, एक एबिलिटी होता है सर्टेन मटेरियल में जो जनरेट करता है इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज को जनरेट करता है इन रिस्पॉन्स टू दी अप्लाइड मैकेनिकल स्ट्रेस। जब मैकेनिकल फोर्स या स्ट्रेस उसमें लगता है तो मेरा इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट मेरा करता है। ठीक है, जब इसमें क्या होता है, जब हम लोग एक पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल होता है, वो हम लोग मैकेनिकल स्ट्रेस में के मतलब उसको रखा जाता है, एंड इसमें पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज को जोड़ा जाता है उस मटेरियल से, तो उसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है। हाँ हाँ। फ्रॉम विच कैटेगरी सिग्मा कंपैरेटर बिलोंग्स, देखो फिर इजी क्वेश्चन पूछ दिया ना कि सिग्मा कंपैरेटर जो होता है किस से बिलोंग करता है, किस कंपैरेटर से बिलोंग करता है, ऑप्टिकल, मैकेनिकल, मैकेनिकल ऑप्टिकल या न्यूमेटिक, किससे ये बिलोंग करता है बताइए। यस, इट्स अ मैकेनिकल कंपैरेटर। ठीक है, जिसका मैंने कहा था 300 से लेकर 500 के बीच में आपका रेंज हो जाता है मैकेनिकल का, मैग्निफिकेशन रेंज आई मीन सिग्मा का 300 से 500, और मैकेनिकल का बोलेगा तो 250 से 1000 मैग्निफिकेशन रेंज आपका हो जाता है। ये क्या करता है, मेनली मेनली यूज होता है टू फाइंड और मेजर दी रफनेस ऑफ सरफेस। कैसे रफनेस सरफेस को करता है, बाय कैलकुलेटिंग दी डायमेंशनल डिफरेंस बिटवीन दी मेजर्ड वैल्यू एंड स्टैंडर्ड वैल्यू। ठीक है, किसी भी सरफेस का मेजर वैल्यू और आपका स्टैंडर्ड वैल्यू के बीच का डिफरेंस को कैलकुलेट करते हुए पता लगाता है कि उस सरफेस के ऊपर कितना मेरा रफनेस है। ठीक है, जिसका रेंज होता है 300 से लेकर 500 मैग्नीफाइंग लेंस होता है, और जिसमें एक इंपॉर्टेंट क्या कहा था कि बड़ा सा लार्ज बोल्ड स्केल होता है, एक पॉइंटर होता है, लार्ज पॉइंटर रहता है, और साथ ही साथ इसमें मेरा क्रॉस स्लाइड रहता है मूविंग ब्लॉक के साथ। चलिए, द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिकल कंपैरेटर, अब ऑप्टिकल का बात करा गया कि ऑप्टिकल मेरा जो कंपैरेटर होता है वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है, ये पूछा गया, बताइए किस प्रिंसिपल में ये मेरा काम करता है। हाँ, लगभग लगभग रफनेस या डायमेंशन एक्यूरेसी या स्पिंडल, स्टार्टिंग स्टार्ट में स्पिंडल वगैरह को भी मैंने कहा था। ठीक है, रफनेस ऑफ सरफेस, कीवर्ड में बता दूंगा, कीवर्ड में बता दूंगा किसका क्या क्या ध्यान रखना है। ठीक है,
यस, तो ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यस यस, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के सिद्धांत पे ये मेरा काम करता। कुछ की पॉइंट इसके बारे में जान लो, मैं यहाँ पे लिखवा दिया हूं, देखो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि यहां देखो, मैग्निफिकेशन इन केस ऑफ ऑप्टिकल कंपैरेटर ऑब्टेन विद द हेल्प ऑफ लाइट बीम, ये लाइट बीम का यूज करता है ना, विच हैज एडवांटेज ऑफ बीइंग स्ट्रेट एंड वेटलेस, जिसका खासियत क्या है कि वेटलेस होता है और बीइंग स्ट्रेट होता है, क्योंकि लाइट स्ट्रेट फ्लो मेरा करता है, ठीक है, ट्रेवल करता है, तो ये लाइट बीम का यूज करता है, इसीलिए ये मेरा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो होता है इसी प्रिंसिपल पे ये मेरा काम करता है ना। ऑप्टिकल कंपैरेटर जो होता है वो अपना हैव देयर ऑन बिल्ट इन लाइट सोर्स, ये आपको पता है कि लाइट जो होता है खुद ही मीडियम क्रिएट करता है, तो मीडियम का जरूरत नहीं पड़ता है, वो बात करा गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। फिर कहा गया है मैकेनिकल कंपैरेटर जो होता है इसका एडवांटेज बताओ दूसरे के कंपेयर में, दूसरे कोई अगर एम्पलीफाइंग डिवाइस है उसके कंपेयर में इसका एडवांटेज क्या होता है ये बताना आपको है। फिर से वही वाली बात कि ये सस्ता होता है ना, कोई भी सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी या पावर सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी वगैरह का या एयर वगैरह का भी जरूरत नहीं पड़ता रन करवाने के लिए, है ना, समझ गए। इजी टू अंडरस्टैंड होता है, लीनियर स्केल में इसका यूज किया जाता है, एक मिला इसमें लीनियर स्केल लगा रहता है, ठीक है, रोबस्ट कॉम्पैक्ट होता है, इजी टू हैंडल होता है, इजी टू यूज होता है, ठीक है। तो यहां देखो नो नीड ऑफ एक्सटर्नल सप्लाई, क्या होगा, नो नीड ऑफ एक्सटर्नल सप्लाई, तो आंसर क्या जगह मेरा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रॉस स्ट्रिप इन अ सिग्मा कंपैरेटर फॉलोइंग ट्रू फॉर, तो क्रॉस स्ट्रिप के बारे में मैंने बताया था ना, क्रॉस स्ट्रिप एक रगा रहता है मेरा किसमें, इसके साथ एक बड़ा स्केल रहता है, पॉइंटर रहता है, तो सिग्मा कंपैरेटर में कहा गया क्रॉस स्ट्रिप के रिलेटेड कुछ, तो यहाँ पे दिया गया 4 ऑप्शन जिसमें से आपका एक करेक्ट होगा। क्या है, क्या हैज 2 मूविंग मेंबर्स, क्या क्रॉस स्ट्रिप में 2 मेरा मूविंग मेंबर होता है, या क्रॉस स्ट्रिप स्ट्रिप इन हिंज, वो मेरा हिंज रहता है किसी के साथ जुड़ा हुआ हिंज में, या 2 मेंबर एट 45 डिग्री एट ईच अदर, या इसमें 2 मेंबर रहता है जो आपस में 45 एंगल पे बना रहता है, या एक तरह का एक फ्लेक्सिबल स्ट्रिप होता है अटैच टू एनी वन ऑफ द मेंबर ऑफ द क्रॉस स्ट्रिप, तो बताइए क्या होगा इसका आंसर। अब देखो जैसे बोल रहे थे ना सर, रफनेस रफनेस सबका होगा क्या, जैसे सिग्मा कंपैरेटर बोल देगा तो सिग्मा कंपैरेटर का यूज याद रखना कि मेरा स्पिंडल के मोशन को मेजर करता है या मैग्नीफाई करता है, जो बोले है ना, यूज टू मेजर और मैग्नीफाई दी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट और स्मॉल मोशन ऑफ स्पिंडल, किसका काम, सिग्मा कंपैरेटर का, ठीक है। चलिए तो ये भी कब होगा, घुमा फिरा के बाद वही आता है जब आपका सरफेस जो है वो रफ रहेगा, ऊपर नीचे रहेगा, तभी बहुत ही माइनर माइनर को चेक करता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा मेरा, यस बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्रॉस स्ट्रिप जो होता है वो हिंज रहता है ना, इट्स अ हिंज, ठीक है। तो याद रखना जो मेरा क्रॉस स्ट्रिप होता है, क्रॉस स्ट्रिप हिंज, ये जो हिंज होता है ये कंसिस्ट होता है, मैंने क्या कहा था, कंसिस्ट ऑफ एक मेरा मूविंग, इसमें पाया जाता है क्या, ब्लॉक, मूविंग ब्लॉक होता है, या ब्लॉक या कंपोनेंट बोलो, कंपोनेंट होता है, कंपोनेंट होता है, ठीक है। चलिए जो फिक्स नंबर में रहता है ना, और जो मेरा कनेक्टेड रहता है एक फ्लेक्सिबल स्ट्रिप के साथ एट एन राइट एंगल टू ईच अदर, तो क्रॉस स्ट्रिप मेरा एक मूविंग कंपोनेंट के साथ, मूविंग कंपोनेंट्स के साथ अटैच रहता है, और जो कनेक्टेड रहता है एक फ्लेक्सिबल स्ट्रिप के साथ जो 90 डिग्री, यानी कि फ्लेक्सिबल स्ट्रिप और आपका क्रॉस स्ट्रिप विथ आपका मूविंग कंपोनेंट आपस में 90 डिग्री में बना रहता है, ठीक है। देखो ना मैं फिगर कहाँ गया, इसका फिगर दिखा दूं, देखो यहाँ देखो, ये देखो फिक्स मेंबर है, ये एक फिक्स मेंबर होता है, ठीक है, फिक्स्ड मेंबर होता है ना, फिक्स्ड रहता है ये, ठीक है, तो वही यहाँ पे कहा गया है फिक्स्ड मेंबर रहता है, ठीक है। और क्रॉस स्ट्रिप जो होता है हिंज रहता है मूविंग कंपोनेंट के साथ, तो एक मूविंग ब्लॉक है, इसके साथ यहाँ पे क्रॉस स्ट्रिप ये वाला है,
दिस इज द क्रॉस स्ट्रिप, इसके साथ मूविंग ब्लॉक आपका लगा हुआ है ना, और ये फिक्स मेंबर के साथ ये मेरा कनेक्टेड रहता है, और आपस में 90 डिग्री देख रहे हो, आपस में 90 डिग्री है कि नहीं, इधर भी 90 बन रहा है, इधर भी 90 बन रहा है, ठीक है। बस देखो, आपको जितना मतलब उतनी जानना, ज़्यादा अंदर नहीं जानना है। जब थ्योरी वगैरह पढ़ाया जाएगा ना, तब मैं बहुत डिटेल में आपको पढ़ा दूंगा, ठीक है। जिसके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके लिए ज़्यादा मतलब आपको लिमिटेड चीज़ पढ़ोगे तो बेटर है। कौन सा आपको पीएचडी करना है ना, गेट निकालना है, तो मैं अब हमेशा कहता हूँ कि आप उतना ही पढ़ो जितना ज़रूरत है। ज़्यादा पढ़ोगे तो वो फिर बेकार ही है, क्या फ़ायदा, उससे कुछ नहीं पूछा जाएगा। कैसे काम करता है हर एक पार्ट, उतना ज़्यादा जान के भी कुछ नहीं करोगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 105, विच आर द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट रिगार्डिंग द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंपेयर। फिर से वही क्वेश्चन देखो, या तो एडवांटेज पूछ रहा है, या कैरेक्टरिस्टिक पूछ रहा है ना, या यूज पूछ रहा है, बार बार एक ही चीज। तो इसी तरह का क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है, या अधिकतर मैकेनिकल कंपैरेटर से ज्यादा पूछा जाता है, मैकेनिकल वाले से, जिसमें से एक आ जाता सिग्मा, एक आ जाता डायल वाला, एक रीड वाला, एक जोहानसन वाला, ये 3-4 जो होता है, इससे बहुत क्वेश्चन पूछा गया है। और बाकी मैकेनिकल से घुमा फिरा के बार बार पूछेगा, या सिंपली मेन जो कंपैरेटर होता है इसका एडवांटेज, डिसएडवांटेज, यूज, कैरेक्टरिस्टिक, है ना, ये पूछ देगा। या ऑप्टिकल से बहुत कम, बाकी से बहुत कम, लेकिन मैकेनिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन क्या कहा गया देखो यहाँ पे, फॉलो ऑप्शन इज करेक्ट रिगार्डिंग द, अच्छा हाँ, तो कहा गया मिनिमम कंप्रेंसिव में टेम्परेचर इफेक्ट, हाई मेजरिंग प्रेशर, मिनिमम वर्सिलिटी, करेक्ट कहा गया ना, तो करेक्ट आपका ए नंबर होगा। बहुत ही कम इनर्सिया इसमें रहता है ना। यस यस, इनर्सिया इसमें कम देखने को मिलता है ना। अननेसेसरी इसमें फ्रिक्शन बिल्कुल भी देखने को हम लोग को नहीं मिलता है। यस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलिए, यूज ऑफ ब्लीड वाल्व इन फ्लो टाइप, एक देखो यहाँ न्यूमेटिक टाइप में ना, न्यूमेटिक टाइप जो कंपैरेटर होता है इसमें आपका ब्लीड वाल्व का यूज किया जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है, मतलब कि न्यूमेटिक रहे, ऑप्टिकल रहे, इलेक्ट्रिकल रहे, इसे बहुत ही लिमिटेड चीज जानना है। मैंने आपको मैकेनिकल को अच्छे से जाना, अच्छे से बोले तो की पॉइंट, वैसे की पॉइंट जहां से क्वेश्चन बनता है रिपीटली बार बार। देखो बार बार आपका मैकेनिकल का एडवांटेज, मैकेनिकल का डिसएडवांटेज, मैकेनिकल का यूज, मैकेनिकल का करेक्टर, है ना, या रीड टाइप, सिग्मा टाइप, और आपका कौन सा था, डायल इंडिकेटर हो गया, या जोहानसन वाला हो गया, यही बार बार पूछा जाता है आपसे, है ना। जो किस प्रिंसिपल में काम करता है ये पूछ देगा, या उसका क्या उस वो में किस प्रिंसिपल में, या इसका यूज क्या होता है, या कुछ पार्ट्स का नाम बोल दिया ये हो देगा, या मैग्निफिकेशन रेंज कितना है ये पूछ देगा। बस ये कुल मिलाकर 3-4 चीजें आपको पूछा जाता है, ठीक है। हाँ, जीरो एडजस्टमेंट के लिए इसको यूज किया जाता है, तो आंसर हो जाएगा मेरा ए। ब्लीड वाल्व जो होता है मेरा न्यूमेटिक कंपैरेटर, यूज फॉर द जीरो जीरो एडजस्टमेंट, जीरो एडजस्टमेंट करने के लिए। देखो, ब्लीड वाल्व न्यूमेटिक कंपैरेटर इज यूज फॉर अ जीरो एडजस्टमेंट, अ स्क्रू इज ऑल्सो प्रेजेंट एट द इनलेट ऑफ द टेपर्ड ग्लास। चलो मैं पढ़ पढ़ के फिर यहाँ बता दे रहा हूँ आपको। देखो इसमें इंपॉर्टेंट क्या रखना है कि एक मेरा यही आपका है न्यूमेटिक कंपैरेटर, जिसमें देखो कुछ पार्ट्स देख लो पहले। एक मेरा फ्लोट रहता है ना, एक टेपर ग्लास ट्यूब होता है, एक मेरा प्लास्टिक यहाँ पे ट्यूबिंग रहता है जो कि गेजिंग हेड का काम करता है, स्केल यहाँ पे एक देखने को मिलता है ना, और एक आपका डाउन स्ट्रीम आपका वाल्व रहता है जो कि जीरो एडजस्टमेंट का काम करता है, इसी को हम लोग बोलते हैं ब्लीड वाल्व, ठीक है। और एक आपका कांस्टेंट प्रेशर यहाँ पे सप्लाई किया जाता है, इसी कांस्टेंट प्रेशर सप्लाई की वजह से फ्लोट जो होता है ना, ये ऊपर नीचे होता है, और इसी वजह से मेरा वेराइटी यहाँ पे वेरिएशन देखने को मिलता है। कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। तो इस सब के ऊपर ज़्यादा उतना डिटेल में जाना नहीं है। वैसे मैं सोचा हूँ आप लोग के लिए पेड वाले के मैं बात कर रहा हूँ, क्रैश कोर्स और चने के बेच में बात कर रहा हूँ, उसमें मैं कंपेरेटर के ऊपर एक वीडियो लाऊंगा, डिटेल में लाऊंगा, जिसमें मैं थोड़ा बहुत चीज़ें और एक्सप्लेन करूंगा, है ना, एक लाऊंगा। चलिए 107 बात कर लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट फॉर न्यूमेटिक कंपेरेटर। न्यूमेटिक के लिए कौन सा यहाँ पे करेक्ट नहीं है, फिर वही एडवांटेज डिसएडवांटेज वाला, बताइए। न्यूमेटिक कंपेरेटर में इसमें से कौन सा करेक्ट नहीं है।
हाँ, मैं कोई बात नहीं, आप पढ़े नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं, मैं उसका वीडियो लेक्चर भी ले आऊँगा, उससे आपको ऑल क्लियरिटी मिल जाएगा। पीडीएफ पूरा बन चुका है, ए टू जेड रेडी हो चुका कंपैरेटर का, तो उसमें मैं एक ले आऊँगा, मैराथन ले लूँगा 3-4 घंटा का। आई थिंक 4-5 घंटा में या 3-4 घंटा में हो जाएगा, पूरा कंपैरेटर टोटल बता दूंगा, मैकेनिकल का सारे, इलेक्ट्रिकल, न्यूमेटिक, तो वो काम आ जाएगा आपका। वैसे जितना आज का सेशन देखोगे ना, इससे आपका मुझे लग रहा है 70-80% क्लियर हो गया है। कुछ और चीज़ देखे देखो, क्योंकि डिटेल में बताऊंगा ना, एक्चुअली मैं फ्रेंकली अगर आपको बोलूँ तो डिटेल में पढ़ोगे फिर भी उससे कोई ज़्यादा क्वेश्चन पूछने वाला नहीं है, पूछेगा तो आपका ये वही लिमिटेड चीज़ ही आपको पूछेगा, है ना, डायरेक्ट टू द पॉइंट से आपको पूछ देगा, वही घुमा फिरा के। एक तो मैकेनिकल का जितने हैं सबका पूछेगा कि मैग्निफिकेशन रेंज क्या है, यूज क्या है, एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है, किस प्रिंसिपल में काम करता है, और कुछ पार्ट्स और पार्ट्स का नाम, बस, राइट। बाकी मैकेनिकल जो कंपैरेटर है उसी का एडवांटेज डिसएडवांटेज, और बाकी सबका न्यूमेटिक, इलेक्ट्रिकल, और आपका, और एक कौन सा हो गया, इलेक्ट्रॉनिक भी हो पाया जाता है, तो उन सब के बारे में बहुत कम पूछा जाता है, एडवांटेज और डिसएडवांटेज वगैरह भी पूछा जाता है। चलिए, तो इसका आंसर कोई दिए हैं क्या? ए और बी कंफ्यूज आप बोल रहे हो, तो ए इसका डियर बी हो जाएगा, लॉस ऑफ एक्यूरेसी ड्यू टू दी गेज वियर। इसमें गेज जो होता है वो वियर करता है, इसके वजह से इसमें एक्यूरेसी में लॉस आता है, टाइम के साथ इसमें हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है क्या, आपका इनएक्यूरेसी देखने को मिलता है, ठीक है। देखो मैं यहाँ पे थोड़ा ये बोल दिया, ये नॉट करेक्ट कहा गया है, लॉस ऑफ एक्यूरेसी ड्यू टू गेज वियर में बोला, तो ये, ओफो, आज मेरा दिमाग कहाँ है मुझे समझ नहीं आ रहा। डियर, ये जो मैंने कहा ना नॉट, देखो मैं आपको बता दे रहा हूँ, जो आपका न्यूमेटिक कंपैरेटर होता है उसमें किसी तरह का कोई भी फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता, जो मेरा डिवाइस जो मेजर करता है वर्कपीस को, उसका फिजिकल कांटेक्ट होता ही नहीं है, इसके वजह से उसमें वियर वगैरह आता ही नहीं है, इसी वजह से एक्यूरेसी मेंटेन ही रहता है। बाकी सब में एक्यूरेसी में आता, कमी आता, बाकी में, सॉरी मैं उल्टा कर रहा हूं, थोड़ा इनएक्यूरेट नॉट था, तो जो न्यूमेटिक कंपैरेटर है इसमें लॉस, आई मीन एक्यूरेसी मेंटेन ही रहता है, लेकिन बाकी सब में, तो मैं थोड़ा लिख देता हूं यहां पे उस चीज को, इन न्यूमेटिक कंपैरेटर, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, कंपैरेटर देयर इज नो फिजिकल कॉन्टैक्ट, नो फिजिकल कॉन्टैक्ट विथ मेजरिंग पार्ट, मेजरिंग पार्ट और सेटिंग गेज, जिसके वजह से ड्यू टू दिस रीजन, ड्यू टू दिस देयर इज नो लॉस ऑफ एक्यूरेसी, है ना, बस इतना ही काफी है। हाँ हाँ, मैं देखा इनकरेक्ट में ध्यान नहीं दिया था, मैं ध्यान नहीं दिया था, मुझे लगा करेक्ट का बात कर रहा है क्या, इसलिए मैंने कहा ना, पता नहीं मेरा आज ध्यान कहाँ है, तो करेक्ट का बात करा, मुझे लगा करेक्ट का बात करा गया क्या, तो नॉट करेक्ट का बात करा गया, तो आपका बी लॉस ऑफ एक्यूरेसी ड्यू टू, ये मेरा इनकरेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे लॉस नहीं होता एक्यूरेसी का। बाकी सब में क्या होता है, जो चाहे मेरा पॉइंटर है, प्लंजर के में पॉइंटर रहता है या स्पिंडल में पॉइंटर रहता है, वो वर्कपीस के टच करता है तो उसमें वियर वगैरह होता है, लेकिन इसमें वो टच करता ही नहीं है, इसीलिए वियर वगैरह देखने को नहीं मिलता है, वियर वगैरह को देखने को नहीं मिलता है। हाँ हाँ, ये सही आपने कहा डियर, बैटमैन बिल्कुल सही कहा कि ये मेरा जो न्यूमेटिक कंपैरेटर होता है, एक तरह का प्रिसीजन डिवाइस होता है, एक बहुत बहुत प्रिसाइज ये मेरा मेजरिंग करता है, और ये करता है एक न्यूमेटिक सिस्टम में काम करता है, फिर कंप्रेस्ड एयर के साथ ये काम करता है, ये इंपॉर्टेंट लिख देता हूं, है ना, कि एक मेरा प्रिसीजन डिवाइस, है ना, डिवाइस ऑपरेटेड यूजिंग कंप्रेस्ड एयर और न्यूमेटिक्स,
ठीक है, ये भी लिख दिया। हाँ, थोड़ा सा आज मेरा दिमाग खराब हो गया, सॉरी फॉर दैट। ठीक है, और बाकी जिस तरह मेरा मैकेनिकल रहे, ऑप्टिकल रहे, इलेक्ट्रिकल रहे, है ना, उसी तरह से आपका न्यूमेटिक जो कंपैरेटर है ये भी मेरा एनालाइज करता है और मेरा वर्कपीस में जो डिफरेंस रहता है उसको पता करता है ना। चलिए, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ मैग्निफिकेशन इन फ्लो टाइप न्यूमेटिक गेज? नहीं, वो एक दो दिन के बाद वो चल जाएंगे। बाद में, क्लास के बाद में बताऊंगा पीयूष, क्लास के बाद में बताऊंगा, जब क्लास एंड होगा तब बताऊंगा। हाँ, ये सही है, जब आरआरबी चाहेगा तब होगा, है ना, मुझसे क्यों ही पूछ रहे हो। तो इसका आंसर होगा मेरा बी, 500 से 5000 टाइम। ठीक है, फ्लो टाइप जो मेरा न्यूमेटिक गेज होता है वो एक क्विक रिस्पॉन्स बहुत अच्छा देता है। ठीक है, तो याद रखना इसका मैग्निफिकेशन जो होता है ये मेरा 5 से लेकर 5000 टाइम तक पॉसिबल होता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर न्यूमेटिक सेंसिटिव इन न्यूमेटिक कंपैरेटर? तो इसमें न्यूमेटिक कंपैरेटर में एक सेंसिटिव टाइप होता है, तो उसके कहा गया कि इसके बारे में ट्रू स्टेटमेंट यहाँ पे बताना है। चलिए बताइए, व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? बिल्कुल बिल्कुल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑपरेटिंग प्रेशर होता है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जियोमेट्रिक एरिया रहता है। ठीक है, तो याद रखना, प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और ज्योमेट्रिक एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल देखने को मिलता है, जिसको हम लोग दिखाते हैं इसको डीपी अपॉन डीएस से। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की मूव करते हैं। देखो यहाँ पे फिर से एक बड़ा चौड़ा एक दिख दिया है, सबसे ज्यादा डरना आप लोग को नहीं है। यहाँ पे कहा गया व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ओवरऑल मैग्निफिकेशन ऑफ न्यूमेटिक कंपैरेटर? न्यूमेटिक कंपैरेटर का ओवरऑल आपको मैग्निफिकेशन पूछा गया, जिसमें लिख दिया गया कि लैम्डा यहाँ पे लेंथ ऑफ द स्केल है ऑफ ए प्रेशर मेजरिंग डिवाइस, है ना, और यहाँ पे दिया गया एल क्या है, एवरेज, एक सेकंड, लैम्डा इज द लेंथ ऑफ स्केल ऑफ ए प्रेशर मेजरिंग डिवाइस, एल इज द एवरेज सेपरेशन बिटवीन नोजल प्रेस सरफेस एंड सरफेस टू बी गेज। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट ओवरऑल, ये कई फॉर्मूला आपको ध्यान रखना, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। तो इसका भी आंसर आपका हो जाएगा क्या, 0.4, है ना, और लेमडा अपॉन एल ए, वेयर लेमडा जैसे मैंने कहा यहाँ पे क्या है, लेंथ है, लेंथ ऑफ द स्केल है ना, जिस प्रेशर में मेजर कर रहा है, और एल ए क्या हो जाता है, एवरेज सेपरेशन होता है बिटवीन नोजल सरफेस एंड द सरफेस टू बी गेज। ठीक, एंड चलिए 111 की बात करते हैं। क्वेश्चन कहा गया है, ठीक है, ये सब मैं जब एक थ्योरी सेशन लाऊंगा ना, मैं सोचा बोला हूँ ना आप लोग से 4-5 घंटा का लाऊंगा पूरा कंप्यूटर का, तब मैं डिस्कस पूरा करूंगा, बिल्कुल अब टेंशन ना लो, सॉरी, है ना। जो भी है जिनको समझना है, मैं एक थ्योरी सेशन लाने वाला हूँ कंप्यूटर का पूरा 4-5 घंटा का, एक ही लाऊंगा मैराथन सेशन, सारे के सारे टॉपिक को मैं डिस्कस यहाँ पे कर दूंगा। ठीक है, चलिए, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ओवरऑल मैग्निफिकेशन एंड न्यूमेटिक सेंसिटिव? मैं आज जब ये क्लास खत्म होगा तब मैं आपसे कुछ डिस्कस और भी करूंगा, बट पहले क्लास खत्म हो जाए। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए।
तो रिलेशन बिटवीन क्या कहा गया, ओवरऑल मैग्निफिकेशन एंड न्यूमेटिक सेंसिटिविटी इन न्यूमेटिक कंपैरेटर। ठीक है, क्या हो जाता है, तो ओवरऑल कंपैरेटर जो होता है एक तरह का रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम होता है ऑफ ए पॉइंटर आंसर बिल्कुल डी, ओवरऑल मैग्निफिकेशन डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन दी न्यूमेटिक सेंसिटिविटी। तो इसके बारे में जब तक डिटेल में ना पढ़ाऊंगा ना आप लोग को समझ नहीं आने वाला है। ठीक है, इसके बारे में समझ नहीं आने वाला, वही वाला चीज़ है, तो यही वाला चीज़ है, यही वाला चीज़ है। तो इसके बारे में जब डिटेल बताऊंगा तभी समझ आएगा, अभी नहीं समझ आएगा, 2 लाइन में ये समझने वाला चीज़ नहीं है। ठीक है, हाँ 112 क्योंकि अब खत्म ही होने वाला, बस ये लास्ट ही क्वेश्चन है, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, यही आपका लास्ट है, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ कंपैरेटर। तो कहा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट फॉर वेलोसिटी टाइप न्यूमेटिक गेज, वेलोसिटी टाइप न्यूमेटिक गेज के लिए कौन सा करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा, ऑपरेट बाय सेंसिंग मोमेंट्री रेट ऑफ फ्लो ऑफ एयर रिस्पॉन्स स्पीड लेस देन द बैक प्रेशर टाइप, लो एम्पलीफिकेशन या फिल्टर इज प्लेस्ड आफ्टर प्रेशर रिड्यूसिंग यूनिट। तो याद रखना वेलोसिटी टाइप कंपैरेटर जो होता है एक न्यूमेटिक कंपैरेटर होता है ना, जो कि ऑपरेट करता है बाय दी सेंसिंग एंड इंडिकेटिंग दी मोमेंट्री रेट ऑफ एयर फ्लो। तो आंसर विल बी ए, मोमेंट्री रेट ऑफ फ्लो ऑफ एयर। और इस फ्लो को हम लोग जो है ना सेंस कर सकते हैं ग्लास ट्यूब के थ्रू भी, है ना, विथ अ टेपर्ड बोर उसमें रहता है और उसमें ग्रेजुएशन रहता है माउंटेड स्केल में। ठीक है, और उसके अंदर में जो होता है मेरा फ्लोट मेरा लिफ्ट करता है, ये सब मैं समझा दूंगा नोमेटिक वाले में, जो भी चीज़ है मैं आपको समझा दूंगा। इसको थ्योरी में समझाऊंगा ना, विद द हेल्प ऑफ फिगर समझाऊंगा, तब समझ आएगा, नहीं तो नहीं समझ आएगा। तो इसके बारे में थ्योरी समझाऊंगा, कुछ चीज़ें हैं इसका कॉम्प्लेक्स है, विदाउट फिगर यू कांट अंडरस्टैंड, फिगर के साथ तभी जाकर आपको समझ में आएगा, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा, है ना। हाँ हाँ हाँ, यस यस यस, ट्रिक लगाओगे तो आपका काम बन जाएगा। तो इसके बाद हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो करेंगे हम लोग कल से सरफेस रफनेस मेजरमेंट, ये इजी है, ये भी इजी था, मैकेनिकल वाले तो इजी था, इलेक्ट्रिकल वाला इजी है, बस न्यूमेटिक वाला फिगर बेसिकली मैं नहीं लाया हूँ ना, इस सब में फिगर मुझे ऐड करना था लेकिन मुझे प्रॉपर फिगर मिला नहीं, और आप लोग का आज क्लास लेना था तो मैं सोचा चलो एक बार बता देता हूँ, क्योंकि इसको थ्योरी में समझाना ही मुझे है डिटेल में, इस वजह से मैं यहाँ पे आप लोग को बता दिया। अदरवाइज अगर मैं थ्योरी लेता तो फिर वही बात है कि इसको समझाते समझाते मुझे 15-20 मिनट लग जाता पूरा थ्योरी को समझाता पूरा, इसलिए वही वर्किंग प्रिंसिपल किसी का भी नहीं समझाया, स्किप कर दिया हूँ क्योंकि उसमें फिर लेंदी हो जाता क्लास। क्योंकि मैं कहा ना कि अगर मैं पूरा केवल कंप्यूटर को बताऊंगा ना तो 5 घंटा के 4-5 घंटा लग जाएगा, क्योंकि थोड़ा ये सब चीज को समझना पड़ता है विद हेल्प ऑफ डायग्राम ग्राफिक्स, कुछ चीजें हैं जो ग्राफिक्स से समझोगे तो बहुत ईजी लगेगा, और विदाउट ग्राफिक्स तो फिर आपको समझ ही नहीं आता कि बोल क्या रहा है। तो जो चीजें पहले पढ़े होंगे ना उनको कनेक्ट लग रहा होगा, जिनको नहीं समझ आ रहा होगा बिकॉज आपने इससे पहले इसके बारे में नहीं पढ़ा नहीं देखा, तो आपको थोड़ा अजीब तो लगेगा ही कि क्या ही बात कर रहा है ना, ये चीज है। चलिए, सो यहाँ पे हम लोग आज का क्लास हो जाता है एंड, अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय एवरीवन, है ना, एंड गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। साथ ही साथ आप सभी के लिए आप लोग को व्हाट्सअप ग्रुप बना दिया गया, जो डेडिकेटेड बच्चे हैं अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो व्हाट्सअप ग्रुप में, तो यहाँ पे आप डिस्कशन कर सकते हो, सारे अपडेट्स वगैरह मिलेगा, है ना, क्लासेस का लिंक वगैरह मिल जाएगा, इस तरह का जो भी थ्योरी सेशन रहेगा, एमसीक्यू सेशन रहेगा, गाइडेंस रहेगा, वो आप लोग को पता चलेगा, कोई भी जो पीडीएफ वगैरह चाहिए रहेगा वो मैं आप लोग को शेयर कर देता हूँ, तो आप हमारे ग्रुप में भी ज्वाइन कर सकते हो, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आप बैच में ज्वाइन करना चाहते हो आरआरबी जेईई 2025 के बैच में, चाणक्य के बैच 2.0 में, तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें आप लोग लाइव प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर मिलता है, एज यू नो दैट पीडीएफ नोट्स आपको टोटल जितने भी लेक्चर जाता है सारे लेक्चर्स का पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाता है, रिवीजन क्लासेस चलता है, लाइव डाउट सेशन चलता है, स्पेशल न्यूमेरिकल सेशन चलेगा आप लोग का, मैं 10-10 आपको इसमें बुक दूंगा क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, है ना, नोट्स आपको फुल नोट्स और शॉर्ट नोट्स दोनों दूंगा, मतलब नोट्स बनाने का दरकार नहीं है, नोट्स बिल्कुल नहीं बनाना है, केवल लेक्चर देखना है, नोट्स आप प्रिंट आउट निकाल लेना ताकि आपका टाइम बचेगा,
है ना। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैं आपको 14,000 प्लस एमसीक्यू दूंगा, 10,000 में और ऐड कर दिया हूं, और 10 में बुक दूंगा, हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग मैं क्वेश्चन दूंगा आंसर के साथ, एक्सप्लेनेशन के साथ, ताकि आप रिवीजन कर पाओ। साथ ही साथ टेस्ट सीरीज आप लोग को लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग मिलेगा ही मिलेगा। समझ गए। ये सब कहां मिलेगा, स्टडी यूटी एजुकेशन एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा गूगल प्ले स्टोर से, फ्री पीडीएफ, और जो भी आप लोग का पीओए के सेशन चलता है वही फ्री मिलता है। कुछ टाइम बाद हम लोग टेस्ट सीरीज भी लाएंगे, वो भी आप लोगों को कुछ टेस्ट सीरीज फ्री में मिलेगा, और बाकी बच्चे के लिए पेड वाले में तो सबको मिलेगा ही मिलेगा। लाइव आप चैट बॉक्स के थ्रू मेरे साथ बात कर सकते हो एप्लीकेशन के थ्रू, और क्लासेस अपडेट्स के लिए व्हाट्सएप ग्रुप में आप ज्वाइन कर सकते हो। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।